हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कैसे आप सभी लोग, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं और ये है मैथ का क्वेश्चन बैंक जो कि 2020 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। और फिलहाल मैं आपको क्लियर बता दूं, एक्चुअली ये जो सेकंड शिफ्ट हुआ है मैथ का क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड का है, ठीक है, बिहार बोर्ड का है। लेकिन आप किसी बोर्ड का हो, यूपी हो या झारखंड, चाहे जो भी बोर्ड का हो, तो उसका तो गाइड मेरे पास नहीं, बिहार बोर्ड का ही गाइड है मेरे पास है। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जाहिर सी बात एग्जाम में क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके स्टेट में, आपके किताब में सेम मैथ, बिहार झारखंड यूपी सारा का जो है मैथ का सिलेबस सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये मत सोचे कि ये बिहार का यहाँ का है, एकदम फटाफट बनाने के लिए शुरू कीजिए। जब क्वेश्चन में दिखाऊंगा तो लगेगा हाँ ये वाकई में सवाल हमारा किताब में भी मैच करता है, बिल्कुल वही लेसन, सेम लेसन, सारा क्वेश्चन सेम है। तो क्यों नहीं इसको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और बहुत ऐसे सवाल है जो आपके बोर्ड में एग्जाम पूछा गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वीडियो को नीचे ना कमेंट पूरा खाली है, सबका आंसर बताना आप लोग, ठीक है। और नहीं तो आप लास्ट में मुझे बताना कि 60 में कितना आंसर बताएं। अगर सबका कमेंट नहीं कर रहे तो लास्ट में मुझे बताना कि कितना 60 में आंसर आया, ठीक है। स्टार्ट करें, ओके रेडी। सबसे पहले सवाल आपके स्क्रीन के सामने बोलता है कि के किस मान के लिए समीकरण का निकाय जो है 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल है। ओके चलो, अनगिनत हल है तो मतलब अनगिनत हल कब होता है, आपको पता है अनगिनत हल कब होता है? जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यही जब होता है, ये रूल फॉलो करता है, तब अनगिनत हल हो जाता है, होता है ना। तो देखो हमारा ये देखो a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है, ये हमारा क्या है c2 है, ठीक है। अगर इसको चाहो अरेंज करने के लिए तो कैसे अरेंज कर लेगा, अगर इसको अरेंज करना चाहेंगे तो 4x प्लस के वाई और 6 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, -6, ठीक है, एक इक्वेशन। और दूसरा अगर चाहेंगे तो 2x माइनस 4y माइनस 3। तो ये हमारा देखो, अब हमारा जो क्या बनेगा, a बनेगा 4, a1 बनेगा 4 और b1 बनेगा k और c1 बनेगा -6, ठीक है। a2 बनेगा 2, b2 बनेगा -4 और c2 बनेगा -3। अब यहाँ पे सेट कर लेते हैं a1, तो a1 कितना है जी, 4 है तो 4, a2 कितना है, 2 है तो 2 रख लेते हैं बराबर, b1 कितना है, b1 हमारा k है और b2 कितना है, -4 तो -4, c1 कितना है, -6 है और c2 कितना है, c2 कितना है, -3 है ना, -3 यहाँ पे हो गया। ओके तो इसको आप क्या करेंगे, अब देखो हम जान रहे कि ये दोनों तीनों आपस में बराबर है ना, ये वाला और ये वाला आपस में तीनों क्या है, बराबर है। तो किसी एक को चाहे ये दोनों को बराबर कर लो सेम आंसर आएगा, चाहे ये दोनों को बराबर कर लो सेम आंसर आएगा, आपकी मर्जी। हम आपको दोनों बराबर करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो 4/2 बराबर k माइनस 4, ये तो काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 2/1 बराबर k माइनस 4। जब इसको हल करेंगे देखो 4 दूना 8, k बराबर कितना हो गया, -8 आ रहा, आया कि नहीं, के बराबर क्या गया, -8 आ गया। अच्छा इसको बना के देखते हैं, ये दोनों में क्या बराबर आता है, जो कि मैं तो आपको बोल दूँ कि दोनों बराबर आएगा। तो के बराबर k बाई -4। अच्छा ये देखो -6 बाई -3, दोनों तरफ माइनस क्या होता है, कट जाता है, 3 दूना 6, तो के बराबर क्या होगा, 4 दूना 8। लो जी, दोनों का के का मान वही है, मतलब जो मर्जी वो बना लो, लेकिन आंसर हमारा वही आने वाला, ऑप्शन हमारा बी होगा राइट। जिनका आंसर बी आया, मैं समझूंगा कि आप भी कमाल के मैथ के स्टूडेंट हो गए। चलो सवाल नंबर 2, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे वो समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 6, 13, 20 ... और 216 का मध्य पद निकालना। क्या निकालना है, मध्य पद मतलब बीच वाला पद निकालना है। तो पहले तो आपको पता ही नहीं है कि इसमें कितना पद है, पता है नहीं ना, मतलब जैसे देखो ये 6 नंबर, ये जो पहला पद पे 6 है, दूसरा पद पे 13 है, तीसरा पद पे 20 है और आखिरी पद कितना नंबर पे पता नहीं है। तो मध्य पद कैसे निकालेंगे, तो हमको आखिरी पद पता होगा तभी तो उसका आधा कर लेंगे, मध्य पद निकल जाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो पहले हमको n निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे a बराबर 6 और d बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये tn दिया हुआ है 216, क्या दिया हुआ है, tn दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, tn का फॉर्मूला करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लेते हैं। tn दिया 216, हल कर लो इसको, a का मान कितना दिया 6 प्लस n का तो मान निकालना है और d का मान कितना है, देखो 7 है तो 7 लिख देंगे, ठीक है। 213 हो जाएगा यहाँ पर, ओके 216 यहाँ पे लिख दिए। और ये आपका देखो 6 है ना, 6 को इधर भेज दो, 6 को प्लस को इधर भेज दो, -6 हो जाएगा। ये 7 को n से गुना करेंगे 7n माइनस 7 हो जाएगा, n को गुना करेंगे इससे तो 216 में से 6 घट जाएगा, तो बोलेंगे सर 210 हो जाएगा। 7, अच्छा ये जो 7n है ना माइनस में, इसको भी इधर ला दो, तब प्लस में बन जाएगा 7n।
तो 210 7 जोड़ो कितना होगा 217 बराबर 7n। अब देखो 7 से काटेंगे तो 7n बराबर आ गया 217। तो n बराबर क्या निकलेगा 217 बटा 7, 7 21, 7 एकम 7, कितना आ गया 31 आ गया। n का मान कितना आ गया 31 आ गया। ओके, तो हमारा n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 31। अब सवाल बोला मध्य पद कितना है, मध्य पद मतलब समझ रहे हैं ना, देखिए जो बीच वाला जो पद आएगा कितना होगा। अब देखो n का वैल्यू आ गया 30, तो मध्य पद कहाँ से निकलेगा। अगर हम गिनती शुरू करें अगर n बराबर लिखते 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक 31 तक, तब बोलेंगे सर 15 इधर छाट लो, 15 इधर छाट लो, 15 15 30 छट जाएगा, बचेगा बीच में कौन पद 16वां नंबर पद बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो जी। n अगर हमारा 31 आ रहा तो टोटल हम अगर n लिखते हैं 1 2 3 डॉट करके यहाँ पे अगर लिखते हैं 29 30 31, तब बोलेंगे 30 नंबर इधर निकाल लो, 30 पीस इधर निकालो। टोटल 31 पीस है, 31 में 30 पीस में आधा आधी कर लेते 15 15 निकल गया, बचा कितना नंबर 1 तो बच जाएगा। 15 पीस इधर 15 पीस इधर, तो ये तो 15 15 30 हुआ, तो बीच में तो 1 पीस बढ़ा गया, यानी कि 16वां नंबर क्या हो गया। इधर से बिगिनेंगे तो 16 नंबर आएगा, इधर से बिगिनेंगे तो 16 नंबर आएगा। अब 16वां नंबर पे कौन सी संख्या होगा वो निकालने के लिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ठीक है, वो निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, तो आप निकालते क्या n16 यानी कि t16 निकालना पड़ेगा, है ना। 16वां पद मतलब t16, तो या मध्य पद इसको लिख सकते हो। चलो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मध्य पद बराबर 16, तो t16 हम निकालते हैं। ये क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, और जहाँ पे सेम सब बैठेगा। t16 है तो a का मान कितना था, देखो a का मान था कितना 6 था, 6 लिख देंगे, प्लस n का मान कितना है 16, 16 - 1 इंटू डी का मान कितना था 7 था, 16 प्लस 16 में से गया 15 गुना 7, 16 15 7 105 होता है ना, 15 7 105, 7 5 35, 7 एकम 7, जोड़ दो कितना होगा 6 5 11 के एक बाकी 1 1 1 2 121। देखता ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, ओ सॉरी यहाँ पे ये 6 है ना, मैं 16 लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। तो आप जोड़ेंगे कितना होगा, आप जोड़ेंगे हमारा 111 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, चूँकि वही पूछ रहा था 16वां पद। तो देखिए यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया था, 6 यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 16 नहीं, ये a का मान तो 6 दिया हुआ ही था, तो 111 दिख रहा ऑप्शन में, हमारा आंसर क्या हो गया सी हो गया राइट। समझ में आया सवाल, नहीं समझे तो पीछे एक बार बैक कर लेना, ठीक है, और देख लेना अच्छे से। आप क्या निकालना है, n का वैल्यू निकाल लेना, इससे इस फार्मूला से n का वैल्यू निकालना। n को जब निकालेंगे आधा आधी करेंगे तो मध्य पद 16 निकलेगा। अब t16 निकाल लेंगे, t16 निकाल लेंगे तो n के जगह पे 16 बैठा देना, हम आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, चलो सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो कितना इजी सवाल बोल रहा कि बिंदु 6 - 5 का भुज क्या होगा। भुज कोटि भुज पढ़े होंगे, कोई भी निर्देशांक होता है x और y में होता है, ठीक है। x वाला को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, याद कर लो चूँकि ऐसे सवाल आता है। और y वाला क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। तब देखो यहाँ बोल रहा भुज क्या है, तो आप इजी सवाल यहाँ पर आंसर बता सकते हैं कि इसका भुज क्या है। तो जो 6 शुरू वाला वो क्या है x वाला, ये y वाला, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया ए हो गया यहाँ पे राइट आंसर। खैर ये तो LKG टाइप का सवाल था, है ना, सब लोग बना लेंगे इसको। चलो सवाल यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो समझ आ गया 3 नंबर। चलो 4 नंबर, सभी लोग अपना आंसर कमेंट करना, ठीक है। 60 सवाल क्लियर करेंगे, 60 सवाल, दिल को थाम के बैठना, ठीक है, और जाना मत कहीं से। पूरा 60 सवाल किसी टाइम भी सोल्व करना, कोई जरूर अगर एक टाइम नहीं सोल्व होता तो बाद में सोल्व कर, लेकिन 60 सवाल पूरा सोल्व करना, ठीक है, बहुत जरूरी आपके लिए। सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत बार बनाए इस सवाल को, है ना, इस टाइप के सवाल को, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, सेक 60 का मान याद है, नहीं आ रहा ना, तो cos 60 का मान है, cos 60 का मान, तो बोलेंगे सर cos 60 का तो मान 1/2 होता है, बिल्कुल, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, तो इसको उलट दोगे तो बन जाएगा sec 60, समझे। cos sec का याद नहीं रहेगा तो cos को याद करना, cos 60 का मान 1/2 होता है, बिल्कुल। इसको उल्टा कर देने कि 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 होगा मतलब, तो सेक यही फॉर्मूला सेक स्क्वायर -1, 2 दूना 4 -1 कितना गया जी, बिल्कुल 4 का जो हमारा आंसर ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो सवाल नंबर नेक्स्ट यहाँ पे है। सवाल देखो ये कितना हल्का सा सवाल है, x² + 5x + 8 दिया हुआ है यहाँ पर, और बोलता है कि इसके शून्यंक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। बहुत बारे सवाल पढ़े, यानी कि 2 शून्यंक दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। ये देखो यहाँ पे a छुपा हुआ 1, यहाँ पे b कितना है 5, c कितना है 8 है, यानी कि a हमारा 1 है, b हमारा 5 है, c हमारा, यहाँ पे अगर आता 2 लिखा हुआ तो a 2 होता, तो लेकिन कुछ तो लिखा हुआ है नहीं, तो a1 होगा। अब बटा -b/a,
यानी कि -5/a का मान कितना 1, यानी कि नीचे तो 1 को लिखो या ना लिखो, बात तो क्या हमारा बराबर है। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी राइट हो गया। तो इस सब सवाल में देर नहीं करेंगे, ये सब सवाल करेगा टाइम को कवर करने के मेकअप करेगा। वाह कितना अच्छा सवाल, यहाँ पे 6 नंबर है, कोई स्टूडेंट इसको गलती नहीं करेगा मेरे ख्याल से। एकदम LKG टाइप का लग रहा है सवाल, एकदम LKG वाला लग रहा कि सबको बना लगा। 2 6 4 5 0 2 1 3 2, ठीक है, ये देवा है। इसका बहुलक आपको बताना है कि बहुलक किसको बोलते हैं, जो ज़्यादा बार आता है, जिसकी जो बारंबार था, मतलब ज़्यादा बार आ रहा। कौन ज़्यादा बार आ रहा, देखो 6 1 बार 2 बार, बस कहानी खत्म। 2 देखो 1 बार 2 बार 3 बार आ गया 2, तो बिल्कुल सही। 2 तो 2 कितना बार आया, 3 बार आ गया, 3 बार। लेकिन 6 देखो 2 ही बार आ रहा, 5 एक ही बार आ रहा, 1 एक ही बार आ रहा, 3 भी एक ही बार आ रहा, 0 भी आ रहा, यानी कि आंसर इसका क्या आ रहा, ऑप्शन इसका क्या होगा, 6 का आंसर ए होगा। क्योंकि 2 जो है कितना बार आ रहा, बहुलक वही होता है जो ज़्यादा बार आता है। तो 1 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 3 बार आ गया, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल ये है, यदि 2x - 1 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का वैल्यू निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, आप जानते हैं समांतर श्रेणी में यानी कि अगर AP में दिया हुआ है कि 2x - 1, अगर आप लोग मेरी वीडियो बाद में देख रहे हैं ना, तो वीडियो को रोको, पहले बना लो, और बनाने के बाद देखो सही बना रहे कि नहीं बना रहा। अगर सही बन रहा तो ठीक है, नहीं बना तो आप अपना बना करके आंसर लिख लो, ठीक है। फिर वीडियो चालू करके देखना कि मैं क्या बना रहा हूँ। सही है तो ठीक नंबर आपको मिलेगा, और नहीं है तो फिर 1 नंबर कटेगा। 3x + 2 ये अलग है, ये अलग है, और 6x - 1 ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। पहले बोल रहा कि ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, मतलब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। अब यहाँ पता नहीं चला कि x का मान कितना है, लेकिन ये समांतर श्रेणी में है। अब जानते हैं ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 A3। समांतर श्रेणी में अगर रहता है तो हम D कैसे निकालते, इसलिए हम D अगर निकालना चाहेंगे तो A2 को A1 से घटाते कि नहीं घटाते हैं, बोलो जी। A2 को A1 से घटाते हैं इसको, यानी कि 3x + 2 को किससे घटा देंगे, घटा देंगे इससे 2x - 1 को। देखो कैसे मैं लिखा हूँ ब्रैकेट में, क्यों लिखा हूँ, क्योंकि देखो बहुत बड़ा यहाँ पे खतरनाक योद्धा आया हुआ है, सबको मार देगा जान। तो 3x + 2 -+-2x -+1। ओके, तो देखो जी क्या करेंगे, 3x में से 2x घट जाएगा तो 1x बचेगा, और 2 1 3 बचेगा। ओके, ये तो हमारा आ गया D। लेकिन हम इधर भी तो D निकाल सकते हैं जी, इसको भी तो D निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, तो हम इसको भी निकालते हैं D बराबर। फिर D निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A3 - A2। देखो ये हमारा A3, ये हमारा A2 है। क्या है A3, 6x - 1, इसको किससे घटाएंगे, घटाएंगे इससे, तो माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा 3x + 2। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ पे देखो 6x - 1 और -+-3 -+-2। तो देखो 6x में से 3x घटेगा तो 3x बचेगा, है ना। और यहाँ देखो जी -1 -2 कितना हो गया, -3। अब देखो जाहिर सी बात D का मान क्या होता है, बराबर। किसी भी समांतर श्रेणी में D का वैल्यू क्या होता है जी, बराबर होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं समीकरण फर्स्ट, कहीं कहीं समीकरण फर्स्ट सेकंड आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि D का मान आ गया तो D का मान तो बराबर रहेगा ही रहेगा। ओके, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही, क्योंकि D जो निकालेंगे यहाँ से ये D निकलेगा। जैसे कुछ समांतर श्रेणी होता है 2 4 6, तो जो यहाँ पे आ रहा 2, इसका डिफरेंस कितना आ रहा, 2 आ रहा, इसका भी अंतर 2 आ रहा, तो D का मान समान हुआ कि नहीं है। तो D का मान समान रहेगा तभी तो समांतर श्रेणी में आप बोलते हो उसको। तो यहाँ पहले बोला कि समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब है कि D का मान समान है। हम इधर से भी D निकाले, इधर से D निकाले, यानी कि समीकरण फर्स्ट जो है वो सेकंड के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट बराबर सेकंड। तो फर्स्ट कितना है, x + 3 है, सेकंड कितना है 3x - 3 है। तो किसी को एक तरफ कर लो, देखो ये 3x को इधर लाओ, ये 3x प्लस में इधर क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। 3x प्लस में इधर क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और ये 3 को उधर भेजेंगे तो पहले तो -3 था ही था, और ये प्लस जाके बनेगा -3। तो देखो 3x में से 1x घट जाएगा तो कितना 2x हो जाएगा, और 3 3 -6। आप जानते हैं इसको कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ जब माइनस होता है काट देते हैं। चलो x से बराबर लिखो -6/2 -2, और दोनों तरफ माइनस कटेगा, 3 दूना 6, यानी कि x से बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन दिख रहा है, वो ऑप्शन तो यहाँ पे दिख रहा है ना, 7 का आंसर ए दिख रहा है। बिल्कुल आंसर हमारा ए जो होगा वो राइट आंसर हो गया। समझ में आया आपको, बिल्कुल यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को सेकंड से बराबर करेंगे और इसका इक्वेशन निकालेंगे, आपका आंसर सामने आ जाएगा। ओके, तो 8वां सवाल देखते हैं, है ना। यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 तो मूल बराबर इसका है, तो p का मान क्या। आप जानते हैं मूल बराबर कब होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 जब होता है तो इसको बोलते हैं मूल है बराबर, यानी कि ये अगर बराबर है तो बोलते हैं मूल बराबर है। तब ये हमारा a कितना है, a हमारा p है, b हमारा 4 है, c हमारा 3 है ना जी। ये a है, ये b है, c है। तो हम देखते हैं चूँकि मूल बराबर है, चूँकि मूल बराबर तो चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, बराबर का होता है जब ये 0 का होता है। तो b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a हमारा p है और c कितना है 3 है बराबर 0। तो देखो 4 चौक 16, 4 तिया 12, p बराबर 0। और देखो जी ऐसा करते हैं ना, किसी एक को एक तरफ तो भेजना पड़ेगा, नानी घर को जाएगा, किसी एक को तो भेजना पड़ेगा जी। तो क्या करेंगे जी, या तो 12 को भेज दो या तो 16 को भेज दो, किसको भेजोगे। तो ऐसा करते हैं 16 को उधर भेज देते हैं। तो जब 16 को उधर भेजिएगा तो ये तो 12p तो ऐसे ही रह जाएगा ना, अपने ही घर में रह जाएगा। इसको भगाएंगे यहाँ से तो 16 प्लस में जा क्या बनेगा, माइनस बनेगा। और आप जानते हैं जी कि इसको बनाते कैसे है, तो 16 बटा माइनस 12, चूँकि माइनस 12 गुना में जाकर बनेगा भाग, काटा पेटी कर दिया यहाँ पे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, कितना गया 4 बटा 3 आ गया। और 8 का आंसर तो ऑप्शन दिख ही रहा है ना, ऑप्शन हमारा बी हो गया यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। समझ गए अच्छे से तरीके से, क्योंकि मूल बराबर क्या होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। याद होगा आपको बहुत अच्छी तरीके। ओहो, ये तो बहुत अच्छा सवाल आ गया कि दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा। मासा मतलब समझते हैं, मासा मतलब HCF, लगातार संख्या बोल रहा, लगातार, यानी कि एक के बाद दो, या तो फिर 100 के बाद 101, ठीक है ना, या तो फिर 50 के बाद 51। तो देख रहे हैं ना, दोनों संख्याएं क्या, एक सम है एक का सम है। दोनों संख्या क्या है, सम असम ना। तो इसका इन दोनों में से कोई कॉमन होगा, कभी कॉमन हो ही नहीं सकता है। आप छोटी सी संख्या ले लो 5 6, इन दोनों में कोई कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। जब कॉमन ही नहीं है तो HCF क्या होगा, तो बोलेंगे सर सब जब कॉमन ही नहीं है तो हमारा यहाँ पे तो आंसर ओके। तो देखो छोटी सी बात, अगर देखो ये दोनों कोई कॉमन ही नहीं ले रहा तो HCF इसका क्या होगा, 1 होगा। आप पढ़ेंगे कि दो लगातार संख्या दे दे या दो अभाज्य संख्या दे दे, यानी कि 51 दे दे और फिर आपका 51 नहीं, 51 तो कट ही जाएगा फिलहाल, ये देते हैं 7 दे दे और 11 दे दें, ये भी अभाज्य संख्या हो गया। तो अभाज्य संख्या का मासा भी क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पे लगातार बोल रहा, तो लगातार का मतलब वही समझ लो, मान लो कोई संख्या मान लो 20 है और 21 है, इन दोनों को बनाओ HCF कैसे निकालोगे। 20 को तो तोड़ोगे तो 2 गुना 2 दूना 4 5 20 आएगा। 21 को कैसे तोड़ोगे, 3 गुना 7। कोई मैच कर रहा, कोई तो मैच ही नहीं कर रहा। जब मैच ही नहीं कर रहा तो क्या होगा, ये तो हमारा क्या देखा, तो HCF तो निकलेगा नहीं, यानी कि HCF क्या होगा, 1 होगा। कोई और संख्या देख लो, जैसे मैं देख लेता हूँ 50 देख लेता हूँ, लगातार होना चाहिए, लगातार लगातार मतलब कि 50 को 51 ही रहेगा। तो 50 को तोड़ेगा 2 दूना 4 टूटेगा, 2 दूना 4 4 5 20 नहीं, इसको 2 5 10 10 5 50 और 51 को कैसे तोड़िएगा, 17 3 51 लीजिए। तो कोई तो कॉमन ही नहीं हो रहा, जब कॉमन होगा तब तो HCF निकालेंगे। ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका, 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आ जाओ सवाल नंबर नेक्स्ट। देखो ये बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, आपका जो 10वां सवाल दिया, बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ। बिंदु दिया हुआ है 2 3 की दूरी मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, आपको पता है, मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब इसका फार्मूला हो गया है तो ये हमारा ये जो है ना एक से है, ये क्या है, वाई है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, 2 दूना 4 3 तिया 9 9 4 13। अब तो इसको कोई छोड़ेगा नहीं। 10 का आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन हमारा सी लगता है। ऐसा ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, सोच लीजिए, आप सोच नहीं सकते कैसा कैसा एग्जाम में आता है, इतना ईजी सवाल आता है। ये देखो सवाल बड़ा अच्छा वाला सवाल ये आया है, 11 नंबर सवाल। मैं देखता हूँ कौन कौन इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। और सभी लोग नीचे कमेंट करना, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, मतलब समझ रहे ना, 8 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है, ये देखो। और त्रिज्या कितना सेंटीमीटर वाला, 8 सेंटीमीटर वाला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है 8 सेंटीमीटर। और उसके अंदर एक बना हुआ वर्ग है, मतलब एक वर्ग बनाते हैं, है ना, एक वर्ग बना हुआ, मतलब वर्ग टाइप समझ लो, एक वर्ग है, ठीक है। आयत लग रहा लेकिन समझ लो वर्ग है। तो आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना जी, बराबर होते हैं। अब बोलता है कि त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये अगर केंद्र है वृत्त का तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बनेगा, कितना त्रिज्या है, 8। तो यहाँ से यहाँ भी तो त्रिज्या बनेगा। जब यहाँ से मिला दिए हैं तो ये वर्ग का क्या बन गया, विकर्ण बना कि नहीं बना। देखो वर्ग अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये वर्ग का क्या होता है, विकर्ण होता है। अब यहीं पे बना हुआ है क्या, वृत्त बना हुआ, लीजिए मैं ऐसे बना दूँ, ठीक है। आपको तो ये क्लियर दिख रहा है आपको।
और यही ये त्रिज्या यहाँ से इधर 8, इधर से 8, तो इसका वर्ग का विकर्ण कितना हो गया? 16 हो गया, है ना। वर्ग का विकर्ण बराबर 16। तो आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुना भुजा 16। अब ए का मान निकालना है, चूँकि क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर होता है। तो जब तक भुजा निकलेगा नहीं तो कैसे निकालेंगे आप? तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 16/√2 हो गया। अब निकालेंगे, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा मतलब ए है, तो 16/√2, स्क्वायर मतलब स्क्वायर यहाँ पे डाल दो। 16 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 16 गुना 16 लिखो, उतना गुना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 16 गुना 16। और √2 को पढ़ेंगे 2 बार, कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 8 16, 16 8 128, आ गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। समझ में आया सवाल? बहुत ही इजी सवाल, लेकिन आपको फंसाने वाला सवाल था कि एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त के अंदर एक अंतः वर्ग बना हुआ है, अंदर में वर्ग बना हुआ है, और वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 8 है। तो जाहिर सी बात यहाँ से यहाँ तक दूरी 8, तो इधर भी तो 8 होगा। और इस तरह जब हम करते हैं तो एक वर्ग का विकर्ण बन जाता है। तो वर्ग विकर्ण जानते हैं, √2 गुना भुजा होता है। इससे हम भुजा का वैल्यू निकाल लिए, और वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर यानी यहाँ पे सेट कर देना है, 16 का 16, 16 गुना 16 कर देना, √2 को √2 से करेंगे तो 2 होगा, और 2 8 16 हो जाता है ना, 2 8 16 और 16 8 128 हो गया। समझ आ गया? चलो सवाल नंबर पढ़ते नेक्स्ट। ओहो, बड़ा अच्छा सवाल आ गया कि त्रिभुज ABC और DEF में, ये देखो दोनों, पहले मैं त्रिभुज बनाता आपको। बहुत अच्छा सवाल है जी, इसको सब ये सवाल सबको बनाने के आना चाहिए। मैं आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से। DEF पहले बोल रहा है ABC DEF में, AB/DE बराबर BC/DF। AB/DE यानी कि AB है वो DE के क्या है? बराबर है AB/DE, यानी कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात जो होगा, ये BC बोल रहा है ना, BC भुजा जो है वो DF भुजा के क्या है? बराबर है। तो दोनों त्रिभुजा समरूप है, तो कौन सा कोण है जो बराबर होगा? आप पढ़े हैं सर्वांगसम होने का, तो जाहिर सी बात ये जब दोनों कोण समरूप हो गए, दोनों भुजा क्या हो गया आपस? देखो AB/DE और BC/DF हो गया, तो इसके बीच का कौन बच रहा है? B बच रहा। इसके बीच का कौन बन रहा है? D बन रहा। समरूप अगर त्रिभुज होगा तो त्रिभुज समरूप होने का शर्त है कि सैड एंगल सैड ये रहेगा, तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। या तो एंगल रहे या एंगल रहे, जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो समरूपता सिद्ध करने के लिए हम लोग ऐसे बहुत बार पढ़े थे। तो देखो भुजा कोण भुजा, और यहाँ पे भुजा कोण भुजा, तो भुजा यहाँ पे कोण तो D आ रहा, यहाँ पे कोण B आ रहा। तो देखो ऑप्शन दिख रहा है B/D, ऑप्शन C इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए? यानी कि ये पहले से दिया हुआ है और बोला कि ये समरूप है। समरूप मतलब समरूप कब होगा? जब भुजा कोण भुजा और ये भुजा कोण भुजा बराबर होगा। क्योंकि यहाँ भुजा एक आ रहा, एक भुजा यहाँ आ रहा, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसका जो बीच का कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अच्छी तरीके से जानते हैं, तो फिर यहाँ पर आंसर हमारा C राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल। ये देखो इजी वाला सवाल है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी? ओके, तो देखो सबसे पहले जान लो कि संगत किसको बोलता है और असंगत किसको बोलता है। देखो जब A1/A2 बराबर B1/B2, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसको जानते कि केवल एक हल होता है। इसका क्या होता है? केवल एक हल होता है। और इसका जो बनता है ग्राफ बनता है वो प्रतिच्छेदी। कैसा ग्राफ बनता है? प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ। ये संगत होने का ये है, ठीक है। दूसरा, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, तो इसका बोलता है अनेक हल। क्या होता है? अनेक हल। इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो एक ही लाइन पर दूसरा लाइन, देखो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन, एक लाइन गया इसी पे दूसरा लाइन बनेगा, इसी के ऊपर बनेगा, यानी कि अनेक बार काट रहा है ना जी, अनेक बार काट रहा। तो जब अनेक बार काटा तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। लेकिन बोला कि असंगत होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। तो इसका जब असंगत है, जब ऐसा रहता है तो इसका कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई गुंजाइश नहीं इसका होगा। जब कोई हल नहीं मतलब इसका फिगर बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा, मतलब कहीं पे काटेगा नहीं। जब कोई हल नहीं तो कहीं काटेगा नहीं, जब कहीं काटेगा नहीं तो इसको बोलते क्या? समांतर। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। एक मिनट, हाँ जी, 14वां सवाल देखें।
कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 8670, ठीक है, और उसका मासा दिया हुआ है, यानी कि दो संख्या मान ली कि पहली संख्या को मैंने a माना, दूसरी संख्या को b माना, ठीक है, और a बराबर दिया हुआ है a गुना b दिया हुआ कितना 8670, ठीक है, और बोलते हैं मासा मतलब क्या होता है HCF, कितना दिया हुआ 17 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ 17, तो बोलता है एलसीएम निकालो। तो आप जानते हैं जी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ऐसे होता है। तो ये दोनों तो दिया हुआ है, निकालना है क्या हमको, एलसीएम निकालना है, तो इसको भगाओ, ये गुना इधर आगे आ जाएगा, यानी कि एलसीएम जब निकालेंगे तो a गुना b करेंगे और ये जो HCF गुना जाके क्या बनेगा, भाग बनेगा HCF। अब बैठा दो, तो a कितना, ये तो दोनों गुना दिया हुआ है, ये दोनों गुणनफल कितना दिया हुआ 8670 बटा 17, कहीं कहीं 17 से कटेगा, देखो 17 पचे 85, 17 से भाग करो, 17 पचे 85, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है जो 5 आ रहा है। चलो देख लेते हैं एक बार, 17 एकम 17, 0 बार में लगा दो तो 510, और ऐसे भी 17 पचे 85, 5 आ गया तो शुरू में यहाँ देखिए 5 है किसमें, ऑप्शन डी। तो आप एग्जाम में ऐसे शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं दिमाग का, ठीक है। अभी 14 सवाल हुआ, आधा घंटा होने वाला है, एकदम जितना भी टाइम लगे मैं यहाँ पे रेडी हूँ, तो आप भी यहाँ पे रेडी रहेंगे, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखो ऐसे सवाल आता है, इतने इजी सवाल आता है कि 6, 8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात निकालो। कितना हल्का सवाल दिया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। 6, 8 और 22 का क्या निकालना, पहले लासा, पहले तो 6 का तोड़ेंगे कितना होगा, 2 गुना 3 में टूटेगा, ठीक है। 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 में टूटेगा, और 22 है ना, तो 22 को क्या करेंगे 11 गुना 2, इसको अगर लिखते लिए तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 पर पावर 3। अब क्या निकालना है, लासा, यानी कि LCM हमको निकालना है, लासा निकालना है। लासा निकालने के क्या करते हैं ना, जो कॉमन होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट लिख लेते हैं। जैसे 2 2 2 तीनों मिल रहा, तो सबसे ज़्यादा 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा, तो इसको हम लिख लेंगे, बाकी ये सब नहीं लिखना है, सबसे ज़्यादा वाला लिख लेना है, ठीक है। बाकी कौन कौन बच गया, 3 बच गया और 11 बच गया, ये हमारा हो गया लासा। अब चाहो तो इसको गुना कर लो, नहीं तो ऐसे रहने देते फिलहाल। मासा क्या होता है, यानी कि HCF, जो कॉमन होगा वही मासा। कॉमन कौन हो रहा है, तो सिर्फ कॉमन यहाँ पे 2 हो रहा। अब यहाँ पे निकाल लो, अब तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकालना बोल रहा, मासा लासा का अनुपात ने, यानी कि 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 11 अनुपात कितना है 2। ये 2 कितना बार है, 3 बार है, तो एक बार कट जाएगा तो 2 बार तो बचेगा, यानी कि 2 दूना 4 3 11 अनुपात 1, 4 तिया 12, 12 का 11 गुना कर लो, 12 का 11 गुना करोगे तो आ जाएगा कितना 132, 132 अनुपात 1। आया आंसर, समझ में आ रहा। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है 15 का जो आंसर देखो दिया हुआ ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन जो ए होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, समझ आए कैसे बनाए। ये हम निकालना था, इसको मासा और लासा का अनुपात निकालना था, मासा लासा और मासा का। तो लासा हमारा कैसे आया, ये सबको फैक्टर कर लेना है, और जो सबसे बड़ा पावर रहेगा कॉमन के बाद, जैसे 2 2 मिल रहा ना, तो जो सबसे बड़ा पावर को ही लिखेंगे, छोटा पावर को नहीं लिखना है। बाकी उसके बाद जो बचेगा उसको सब कुछ छाप देना है यहाँ पे। तो 2 का इसको लिख दिए। और HCF का होता है जो कॉमन होता है, हायर कॉमन फैक्टर, तो 2 ही तो कॉमन हो रहा, 2 2 2 और तो कुछ मिल ही नहीं रहा। इसको तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, अनुपात बोला तो अनुपात लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, लासा मासा, तो पहले लासा लिखना फिर मासा लिखना, अगर उल्टा कर देगा तो आपका आंसर भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 एक बार, यहाँ पे 2 3 बार था, तो 2 तो एक बार तो कट गया, तो 2 बार तो बचेगा ना यहाँ पे। तो 2 दूना 4 3 11, 4 तिया 12, 11 सुने के 132 अनुपात 1। क्या हो गया आंसर हमारा, ए हो गया वो राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, ये बोलता 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड मतलब समझ रहे ना, इस तरह से कर लो आप। बच्चा वाला जो बनाते थे 4 5 में, 5 से काटो, 5 एकम 5 0 0 5, 5 एकम 5। अब इसको कितना से काटेंगे, ओके अब इसको काट लेते हैं। देखो इसको कितना से काटेंगे, अब काटेंगे यहाँ 7 से, तो काटो 7 एकम 7, नहीं समझ में आता तो भाग कर लो इसको, है ना। 7 एकम 7 कितना बचेगा, 3 0 उतरेंगे, 7 चौक 28, 2 0 1 उतरेगा, तो 7 या 21 कितना गया 143 आ गया, यानी कि यहाँ से काटे तो 143 आ गया। ये कितना से काटेगा, 11 से काटेगा, देखो 11 से काटेंगे, 11 ऐसे आप 4 4 8, हाँ देखो 11 एकम 11, 11 तिया 33, नहीं समझ आता तो ऐसे काट लो, 11 से भाग कर लो, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33 कितना है 13 आया। तो कितने गुणनखंड है, 5 आया, 5 के कितने आए गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 आया, 7 आया, 11 आया, 13 आया,
सब तो अभाज्य संख्याएं तो दिख रहा है यहाँ पे, है ना जी, सब अभाज्य संख्या दिख रहा है। कितना पीस है? 4 पीस है कि नहीं? 1 2 3 4, है ना। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ओके चलो नेक्स्ट सवाल। ओहो ये तो बड़ा आसान सा सवाल आ गया। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान है, ये जो tan 2 लिखा हुआ ना, ये 2 नहीं स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पाया था। 1 + tan स्क्वायर ए और फिर बटा 1 + cot स्क्वायर ए, इसका क्या होगा? देखो इजी है, जानते हैं यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला जानते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, होता है ना। और 1 + cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, होता है। अब देखो सेक को हम क्या करेंगे? कॉस में बदल देंगे, 1/cos स्क्वायर ए, ठीक है। और कॉसेक को सैन में बदल देंगे, 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो ये जो बड़ा वाला आपका यहाँ पे ये निशान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भाग है ना, भाग उसको पलट देंगे गुना में, तो 1/cos स्क्वायर ए और गुना तो ये जो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, sin स्क्वायर ए बटा 1। तो क्या गया? sin स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे, यानी कि sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। तो sin बटा cos क्या होता है? tan होता है। स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर बैठा देंगे, sin बटा cos पढ़े ना, फॉर्मूला इजी सा फॉर्मूला पढ़े, sin ए बटा cos ए बराबर पढ़े तो tan ए। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। ऐसा में कैसे बनाए? तो 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos स्क्वायर ए, चूंकि स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, सेक बराबर 1/cos स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर दे ले। कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/sin स्क्वायर है। अब ये जो भाग है ना, देखो पढ़े हैं बच्चा में 3/4 और भागा 1/4 पढ़ते थे कि नहीं? तो क्या करते थे, ये भाग को ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो 3/4 भाग को गुना में पढ़ते थे, 4 ऊपर 1 नीचे ऐसे करते थे। तो यही तो हाल किया, ये जो भाग है, भाग को पलटे गुना में, तो sin चल गया ऊपर, 1 आ गया नीचे। sin को 1 से गुना के sin स्क्वायर है, cos को 1 से गुना cos स्क्वायर है। sin बटा cos क्या होता है? tan स्क्वायर ए। ओके नेक्स्ट सवाल देखो, ये देखो बड़ा अच्छा सवाल है ये, 1 मिनट, हाँ ये सवाल बहुत ढांसू वाला सवाल है, और ये सवाल आपको मिलेगा वृत्त वाला में, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल वगैरह निकालना था, उसमें मिलेगा। त्रिज्या खंड वगैरह बताते हैं, उसमें मिलेगा। एक घड़ी की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी कैसा होता है? वृत्त टाइप का गोल होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कौन सी सुई है? घड़ी की सुई है, 21 सेंटीमीटर लंबी है। चलो यहाँ पे घड़ी की मिनट की सुई, एक्चुअली यहाँ पे छूट गया, घड़ी की मिनट की सुई यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। घड़ी की मिनट की सुई, 1 मिनट में लिखता हूँ यहाँ पे। ओके तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि घड़ी में बना दिया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सुई ले लिया। मिनट की सुई तो पता है आपको, हम सटा हुआ रहता है लगभग, है ना, यानी कि त्रिज्या के रूप में ही रहता है, समझ लो। वृत्त के त्रिज्या के रूप में घड़ी के जो है ना, जो घड़ी जो गोल रहता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 जो लिखा रहता है, उसी के सामने सटा हुआ रहता है। तो त्रिज्या मान लो ये घड़ी का क्या है? त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। चूँकि ये घड़ी की सुई ऐसे रहेगा, जिधर घूमेगा वही है केंद्र। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल जाएगा। आपको पता है घड़ी का जो मिनट की सुई है, 1 घंटा, एक पूरा चक्कर लगाने में पता कितना टाइम लेता है? 60 मिनट लेता है। कितना लेता है? क्योंकि मिनट वाला सुई है तो पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लेगा। और आपको ये भी पता है कि केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? केंद्र पे कोण बनता है 360 डिग्री का, क्योंकि जब पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री कोण बन रहा। मतलब पता चल रहा कि 60 मिनट जब 60 मिनट तक घूमेगी एक घड़ी, जब 60 मिनट में घूम के पहुंचेगी, एक चक्कर लगाएगी, तो 360 डिग्री का कोण बना लेगी। क्योंकि ये जो हमारा सवाल है ना, त्रिज्याखंड पे आधारित है, त्रिज्याखंड पे आधारित है। मान लो कि घड़ी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, तो 5 मिनट तो यहाँ पे हो गया, तो 10 मिनट यहाँ पे होगा। ये नहीं बोल रहा 10 मिनट में कितनी सुई तय करेगा, तो 10 मिनट यहाँ पे होगा, है ना। तो ये हमारा क्या बना? त्रिज्याखंड बना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी जानते हैं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा पता रहेगा तब तो, आर तो पता है 21 सेंटीमीटर है, तो थीटा के लिए हमको कोण यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना डिग्री यहाँ पे कोण बना रहा। तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनता है, चूँकि 60 मिनट में कोण बनता है बराबर 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा? इसलिए 1 मिनट में कोण बनेगा 360 को 60 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। शुरू से पढ़े थे कि नहीं, एक टोकरी में इतना आम है तो कितना टोकरी कितना आम होगा, इस तरह से पढ़े। 0 0 काटो, 6 6 36, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा?
6 डिग्री कोण बनेगा। तो बोला 10 मिनट में, इसलिए 10 मिनट में कोण बनेगा बराबर। तो 10 को 6 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 10 छक 60 डिग्री। अब हमको थीटा का मान पता चल गया, इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। जब थीटा का मान पता चल गया तो हम क्या निकालेंगे, अब इसका 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। ओके, तो हम लिखते हैं इसलिए 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या बन गया, क्योंकि जब 10 मिनट घूम लेगा तो त्रिज्या खंड बन जाएगा। तो लिख लेते हैं थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 आ गया, पाई का मान कितना है 22/7 होता है, आर कितना दिया होता है 21, तो 21 लिख लेते हैं। 0 0 खत्म, 6 छक 36, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 2 को काटो 11 आ गया। आया समझ में, कितना बचा है 11 गुना 21 बच रहा। तो 21 को 11 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा कितना 231 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे 231 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 18 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना था। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देगा, हाँ जी ऑप्शन तो दिख ही रहा है, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चले तो नेक्स्ट सवाल। ओके, ये देखो कितना अच्छा सवाल है, इसको बनाने की जब बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा। ये देखो बोल रहा ना कि बिंदु दिया हुआ है 3 और 2 और -3 और 2 दोनों अवस्थित है। किधर अवस्थित है, चलो एक ग्राफ बनाते हैं। इस तरह ग्राफ बना लिए, ये हमारा एक्स वाला है, ये वाई वाला है। इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो 3 और 2 कहीं ना कहीं 3 और 2 यानी कि एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में, तो कहीं ना कहीं 3 कहीं पे होगा 2 भी कहीं पे होगा, यानी कि एक जगह कहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पे तो होगा ही होगा, 3 और 2 होगा। फिर बोलता -3 और 2, तो -3 किधर होगा, इधर होगा, है ना जी। -3 इधर होगा, तो -3 और 2 ऊपर है, चूँकि 2 प्लस में तो ऊपर जाएगा, नीचे माइनस रहता तो नीचे आ लाते हैं। तो 2 प्लस में तो वाई प्लस में आ रहा ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो -3 और 2, तो इन दोनों को अगर रेखा मिला देंगे तो आप बताओ ये किधर है, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर तो नहीं है, वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर भी नहीं है, एक्स अक्ष के एक और है। बिल्कुल सही बोल रहा कि एक्स अक्ष के एक और है। इधर देखो, इधर एक और हुआ, इधर दूसरा और हुआ। ठीक है, अगर हमारा ये दोनों माइनस होता, -3 -2 होता तो नीचे लाना पड़ता, तो एक ठो एक्स अक्ष के एक और एक ठो एक्स अक्ष के दूसरी ओर होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तो एक ही तरफ है, दोनों जो है एक ही साइड में है, तो एक्स अक्ष के एक और। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो समझ गए यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये कैसे हो गया। अगर ये सवाल पूछता ना कि वाई यहाँ पे देता ऑप्शन है वाई अक्ष के एक और, तो फिर गड़बड़ होता है। ये वाई अक्ष के दोनों ओर चलेगा ये, क्योंकि एक और इधर है एक और इधर है वाई अक्ष के, लेकिन एक्स अक्ष पर बोल रहा तो एक्स अक्ष के एक और इधर हो गया। ठीक है, अगर कोई वर्ड यहाँ पर आता, यही वर्ड ये वर्ड यहाँ पर आ जाता तो वाई अक्ष के एक और हो जाता, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में जोड़ेंगे तो वाई अक्ष के एक और इधर, दूसरा और इधर। और अगर ये एक्स पे पूछ रहा तो ये एक्स अक्ष के इधर है, इधर तो कुछ है नहीं, तो एक्स अक्ष के एक और होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी राइट हो गया। चलो ये देखो बच्चा वाला सवाल आ गया कि 2x से -3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 के हल है, यानी कि इसका हल निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई विधि बना लो, लुप्तीकरण जैसे भी बना लो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2x - 3y बराबर 11 और 2x से -4y बराबर -24। तो दोनों 2x जुट ही रहा ना, तो दोनों को घटा देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये दोनों खल्लास हो गया। 4y में से 1y घटेगा तो 4y से 3y घटेगा तो सिर्फ बचेगा y। ये 24 हो गया प्लस में, है ना, 24 हो गया हमारा प्लस में। ओके, तो सवाल यहाँ पे देखिए कुछ अजीब टाइप का लग रहा है ना, ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा। अगर देखो या तो सवाल गलत है या तो आंसर गलत है। अगर सवाल सही है तो आंसर हमारा गलत दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप आंसर सही देखते हैं, किताब में तो ऐसे ही दिया हुआ है, एग्जाम में पता नहीं ऐसे है कि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो गया होगा। तो अगर देखो माइनस यहाँ पे दिया हुआ है तब तो हमारा देखो 35 आ जाएगा, वाई का मान 35 आ जाएगा, फिर वाई का मान रखो तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आंसर यहाँ पे देख लें तो फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्लस बनना मांगता है। यहाँ पे क्या बनना मांगता है, प्लस। तो जब प्लस कर देंगे तो 4 3 7 वाई, 7 5 35, तो वाई का मान कितना गया 5। दिख रहा है वाई का मान कहीं पे 5, ये दिख रहा। अब वाई का मान किसी एक में रख लो, किसी एक में रख लो। चलो फर्स्ट में रख लेते हैं, चलिए हमारा फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड में रख लेते हैं। ठीक है, 2x + 3 गुना 5, वाई का मान 5 रखते हैं बराबर 11। 2x बराबर 11, 5 दिया 15 उधर चल जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -4,
एक्स बराबर -4/2, 2 दूना -4। देखो एक्स का मान कितना गया, -2 आ गया। तो यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो देखो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अगर यहाँ पे प्लस करेंगे तो। अगर प्लस नहीं करोगे तो फिर आपका आंसर फिर वाई का मान 35 आएगा, फिर हल करोगे तो एक्स का मान कुछ अलग भी आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे फंडा है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है आपके क्वेश्चन बैंक में ही, हो सकता है माइनस प्लस में मिसप्रिंट हुआ होगा लिखने में या तो कुछ और में, लेकिन खैर ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ईजी है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखो, ये तो खैर बहुत ईजी सा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, टैन और कॉट। जानते हैं टैन, हम टैन को लिख सकते हैं टैन 90 - 80 41, चूँकि 90 में से 41 घटाएंगे तो 49 बचेगा। और कॉट को ऐसे रहें, किसी एक ही को चेंज करना, चाहे टैन को चाहे कॉट को, कॉट 41 डिग्री। तो देखो टैन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और ये तो कॉट थीटा है, ये है, तो दोनों कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो जो 2 नंबर का जब सवाल आएगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा, और जब 2 नंबर का सवाल नहीं आएगा तो डायरेक्ट आप देख लो यहाँ, वो अच्छा 1 आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी कर दोगे। ठीक है, समझ गए इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो 21 का आंसर सी हो गया। ये देखो बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे है, समांतर श्रेणी है, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाते हैं। समांतर श्रेणी दिया 2 7 12 7 2 7 12 17 दिया हुआ है, और इसके लिए जो दिया हुआ है A30 A20 -A20 का मान निकालना है, यानी कि A30 निकालना है और A20 निकालना है। यानी कि n देखो क्या बोल रहा है, जहाँ an समांतर श्रेणी का nवां पद है, यानी जो n दिख रहा है ना वो nवां पद है समांतर श्रेणी का, यानी कि n 30वां नंबर पे निकालना है और 20वां नंबर पे भी निकाल के दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे A30 निकालना पड़ेगा। तो देखो जैसे Tn कैसे करते थे, वहाँ पे an लिखा हुआ है, तो an के यहाँ पे क्या लिखेंगे, A30। चलो पहले an फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। n कितना बोल रहा, 30 निकालने के लिए बोल रहा, तो a कितना यहाँ पे 2 है ना, n तो कितना है 30 है, तो 30 - 1, और d कितना है, देखो इन दोनों घटाएंगे कितना आएगा, 7 में से 2 घटेगा, घटाएंगे ना, d निकालेंगे तो कर देंगे, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 आ गया। 2 29 में से 19 में 31 में से 1 गया, 29 × 5, 29 को 5 से गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, 5 × 10 = 14, 145, कितना जोड़ दो, 147 आ गया, A30 आ गया। आप निकालते क्या, आप निकालते A20, तो फार्मूला होता है a + n - 1 × d। a कितना है, a हमारा है 2 है, और n कितना है 20 है, 20 - 1 × d का मान तो 5 आया था, 20 में से 1 घटेगा, 19 × 5, 19 × 5 = 95 और 2 97। अब क्या बोल रहा है, माइनस करने बोल रहा, तो लिखो इसलिए A30 - A20, A30 को 20 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 147 - 97 घटा लो, 7 में 7 गया 0, 14 में से 9 गया, 9 5 14, ऑप्शन भी दिख रहा है ना, 22 का जो आंसर दिख रहा है, और आंसर हमारा क्या हो गया 50 हो गया, यानी कि सी जो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये कोई हार्ड सा था नहीं, बस इसी से आपको बनाने की जरूरत था। ये देखो सवाल बहुत अच्छा सवाल एकदम दे दिया, LKG वाला, 2x² + 5x - 12 के शून्य अंक का होगा। तो ये तो खैर बहुत बार बनाया है, क्या करना है इसको, इसका गुणनखंड कर लो, 12 दूना 24, 12 दूना, पहले 12 कैसे गुना करते हैं, 12 दूना 24, 24 का फैक्टर कौन कौन आता है, 8 तिया 24 आता है, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ गया, 9 से पकड़ा गया ना यहाँ पे 2x², इसको आपको चेक करके देखना पड़ेगा, जो भी फैक्टर आएगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8x + 3x, ये सब आपका बनाया हुआ है, खैर फिर भी मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ ताकि जो नहीं है वो देख ले। यहाँ पे कॉमन होगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो x + 4 बचेगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x से माइनस, अच्छा तो मतलब ये गड़बड़ होगा, अच्छा यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ना, तब तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा, सॉरी, तो माइनस प्लस 3 × 4 = 12, तो क्या बच गया, एक तो x से +4 निकल जाएगा बाहर ब्रैकेट से, एक तो ये और ये, यानी कि 2x - 3 = 0। अब दोनों को अलग अलग कर लो, x से +4 = 0, x बराबर कितना गया -4, दिख रहा है ऑप्शन में, x बराबर -4 एक जगह तो दिख रहा है, यही ऑप्शन भी होने वाला है। 2x - 3 = 0, 2x = 3, क्योंकि 3 किधर भेजेंगे तो प्लस में चल जाएगा, x = 3/2, रास्ता साफ हो गया, x का मान -4 और x से बराबर 3/2 आ गया ना, ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है इसका बी, है ना, क्लियर है। तो इस तरह के सवाल में आपको दिक्कत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर देखिए, ये देखो सवाल बोल रहा कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। बहुत ही इजी सवाल है कि कितने है संख्या है जो 2 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक की संख्या 3 से विभाज्य कौन कौन हो सकता है, 10 से लेकर 99 के बीच,
यही तो है जो 3 से कट सकता है, जो कि 2 अंक के बोल रहा। तो 2 अंक तो यही होगा, अगर 100 करेंगे तो 3 अंक बन जाएगा, 9 करेंगे तो 1 अंक बन जाएगा। तो इसी के बीच में कोई संख्या है जो 3 से विभाज्य होने वाला, कितना संख्या है? तो यहाँ पे लिखे 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन होगा? तो 10 तो होगा नहीं, 11 तो होगा नहीं, तो क्या होगा? 12, 15 और कितना हो जाएगा? 18 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? तो 99 3 से विभाज्य होता है, हाँ, तो कट जाएगा 99, तो 99 हमारा हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ए कितना हो गया? 12 हो गया ए। डी कितना हो गया? 15 माइनस 12 यानी कि 3 बन गया डी। और ये जो 99 है ना, वो क्या है? टी एन बोलो या ए एन बोलो, हमारा आ गया 99। अब क्या निकालना हमको? एन निकालना है, क्योंकि बोल रहा ना कितने संख्या, कितने हैं, तो मतलब एन निकालने बोल रहा। आप इसको हल कर लेंगे। टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन बराबर 99, ए का मान 12 है, एन का मान तो हमको पता ही नहीं है, डी का मान कितना है? 3 है। चलो इसको बना लेते हैं। 12 99 12 इधर आ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, और एन को 3 से गुना करें तो 3n माइनस 3। 99 से 12 खड़ा हो, देखो 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8, 87। और ये 3 इधर लाओ, माइनस वाले इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा 3n। देखो तो यहाँ पे देखो 87 या 3 कितना हो गया? 90 हो गया, बराबर 3n। तो हमको जब n निकालना होगा तो 90/3 हो जाएगा, 3 3 या 9 यानी कि कितना आ गया? n बराबर आ गया 30। हमारा क्या हो गया? 30 आंसर दिख रहा है। 24 का आंसर दिख रहा है ऑप्शन हमारा 24 का जो होगा ऑप्शन बी होगा, वो राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना आंसर इसका होगा? बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया? चलो सवाल पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो सवाल, ये तो खैर बहुत ईजी वाला सवाल है कि आप लोग इसको आराम से बना लोगे। बोलता है कि यदि यहाँ पे नीचे दिया हुआ ऑप्शन, एक ऑप्शन नीचे भी दिया हुआ है, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हाँ भी दिया। चलो मैं पहले बना लीजिए। यदि दिया हुआ था ना तो कॉट ए का मान निकालो। देखो दिया हुआ सैन ए बराबर 8/17। सैन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर, यानी कि P/H। तो क्या घट रहा? बी घट रहा ना। बी कैसे निकालते हैं? 17 का स्क्वायर यानी कि करने का स्क्वायर माइनस आधा लंब का स्क्वायर। तब 17 का क्या होता है? 100, यहाँ बना 189 80 17 का 289 सॉरी 80 64 होता है। तब इसको घटा लो। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 2 6 गया 2, और यहाँ कितना बचा? 225। तो 225 का किसका वर्गमूल है? 15 का वर्गमूल है, यानी कि बी हमारा हो गया 15। अब देखो बोला कॉट, इसलिए कॉट ए। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? लंब का फॉर्मूला जानते हैं, टैन का फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटा आधार। तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार हमारा कितना है? हाँ, आधार हमारा हो गया 15 और लंब तो दिया हुआ था 8, 15/8 ऑप्शन दिख रहा है। हाँ जी, नीचे ऑप्शन दिख रहा है ना, 25 का जो आंसर दिख रहा है नीचे दिख रहा है, और हमारा 25 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो सवाल देखो, ये देखो बहुत हल्का, आपके मैथ का सबसे हल्का सब्जेक्ट है प्रायिकता। सबसे हल्का सब्जेक्ट है। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता? किसी पासे का मतलब एक पासा, अगर 2 पासा रहता तो 2 पासा लिखता है, लेकिन किसी पासे को बोलते समझ लो 1 पासा, तो 1 पासा को फेंकेंगे तो 1 आएगा, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, यही भी से कुछ आएगा। 7 तो नहीं आ सकता, 8 तो नहीं आ सकता है। बोलता सम आने की क्या प्रायिकता? यानी कि देखो सम कौन कौन संख्या है? 2 है, 4 है और 6 है। टोटल यहाँ पे एन ई कितना है? एन एस, टोटल एन एस कितना है? टोटल घटनाओं की संख्या कितना है? 6 घटना घट सकता है। अगर एक पासा फेंकेंगे तो संभावना है कि 6 घटना घट जाए, कि 1 आ जाए, 2 3 4 5 6 से कुछ भी आ सकता है। तो हमको निकालना है प्रायिकता। किसका निकालना है? प्रायिकता आप निकालना हमको 6 आने की, सम आने की संख्या। तो यहाँ पे जो बीच में लिखेंगे ना सम संख्या प्रायिकता, तो क्या फॉर्मूला है? NE/NS होता है। NE मतलब जो घटना घटेगा। तो कितना घटना घट रहा है यहाँ पे देख ले, अगर लिख ले NE तो 3 घटना घटेगा, क्योंकि एक सम यहाँ पे, एक सम यहाँ पे, 3 घटना, तो 3 और 6 यहाँ पे, 3 दूना 6, 1/2 आ गया, 1/2 कहाँ गया? ऑप्शन हमारा डी। 26 का आंसर जो होगा वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें। ओके, नेक्स्ट सवाल, 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? फिर से वही सवाल, 96 का अभाज्य गुणनखंड, फिर वही सवाल आ गया। चलो फटाफट इसको बनाते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 96 को तोड़ लो। 96 को क्या करें? फैक्टर करो, 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 8 16 है ना, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 24 दूना 12 दूना 24, कितना गया? 6 दूना 12 और 3 दूना 6। कौन कौन आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आया। 2 पर पावर केटो होगा, देखो कितना 2 है, 5 बार है, तो 2 पर पावर 5 गुना 3 ऑप्शन दिख रहा।
तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 पर पावर 5 गुना 3 ऐसे ही बनाना है इसको। ठीक है, कहीं रफ में करना है ये सब जो है ना, कहीं रफ में करना और बना लेना, ये सब आपका एक ही नंबर का सवाल आएगा। चलो ये देखो सवाल, कितना हल्का सवाल दिया हुआ है, बोलता है क्या कि आर त्रिज्यक के गोले का आयतन, मतलब डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ रहा है। फॉर्म बताया था ना कि डायरेक्ट फार्मूला सवाल में आ जाता है, तो फार्मूला भी याद करना। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो देख लो है 4/3 पाई आर क्यू, ऑप्शन मिल रहा है 28 का, तो क्लियर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला है। अर्ध गोला बोलता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला गोला मतलब पूर्ण गोला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। ओहो ये सवाल देखो कितना अच्छा सवाल आ गया कि 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 मिनट 29 का सवाल। ठीक है, और फिर 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है वो आपको निकालना है जी। ठीक है, देखो आप जानते हैं 1 - cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा। देखो 1 - cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है ना, और 1 + cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। जानते कि नहीं जानते, और ये भी जानते हैं कि sin थीटा गुना cos थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो यानी कि 1। तो खैर इसमें तो कुछ सोचने वाली तो कुछ बात ही नहीं दिख रहा आपको। अच्छा माइनस तो यहाँ पे होगा नहीं, ऑप्शन यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। ओके हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा 1 ही होगा। अगर माइनस भी आता है तो स्क्वायर भी होगा, लेकिन माइनस तो आ नहीं रहा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कॉसेक कैसे जानते हैं 1 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा दो यानी कि 1। हमारा आंसर क्या होगा इसका, डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, ये देखो बहुत अच्छा सवाल है। ओके ये देखो त्रिभुज, यहाँ पे फिगर बना हुआ, चित्र हम बनाते हैं, चित्र तो नहीं बना पाया मैंने, चित्र देखो यहाँ पे बना दिया मैंने चित्र। ओके चित्र यहाँ पे बन गया आपका, ये बना हुआ है चित्र, बोलता है ABCD इस तरह से बना हुआ है आपका ABC और यहाँ पे DE, ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, और बोलता है कि BCD समांतर है, यानी कि जो BC है ना, ये लाइन दोनों आपस में क्या है समांतर है। और बोलता है AD अनुपात AB, ये अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या है AD अनुपात या बटा AB बराबर है ना AE अनुपात x। तो पहले ये जानो, देखो क्या बोल रहा है यहाँ, इस समझो AD बोल रहा, AD लिया, इस लाइन में AD लिया और फिर क्या ले लिया AB ले लिया, मतलब पहले छोटा लिया फिर बड़ा वाला ले लिया। तब जब इसमें जाएंगे तो इसमें भी तो एक कंडीशन करेंगे, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि दोनों सेम करेंगे। तो AE लिया है और बीच में छोड़ दिया, तो जाहिर बात है AC होने वाला है ना जी, AC होगा बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे AD बटा AB बराबर AE बट्टा क्या होगा AC। तो हमारा इसलिए एक से बार क्या हो गया AC हो गया। समझ में आ रहा ना, ये चूंकि ये फंडा आपको पढ़ना था एक थ्योरम में कि जब AD बटा DB करता ना तो AE बटा EC होता, लेकिन AD बटा AB बोल रहा तो AE बटा AC होना चाहिए था। ओके चलो सवाल देखो, ये सवाल देखें। अब देखो सवाल नंबर 31, अभी तक हम लोग 30 सवाल बनाए हैं, 30 सवाल। टाइम तो मेरे ख्याल से 1 घंटा होने वाला है, लेकिन दिल थाम के बैठो यार, आप ही के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B है और भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ओके तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, समझे ध्यान से इसको। ठीक है, तो ABC नाम का कोई त्रिभुज बना लिए जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और बोला आधार B है। इसका आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो है B, और ये जो भुजा यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है वो है भुजा A है। तो ये भी भुजा A होगा क्योंकि त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना, तो देखो यहाँ से एक ऊंचाई बना, एक लंब डालेंगे यहाँ पे, तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज इधर बन गया, है ना। तो यहाँ ये लंब डालें तो आधा आधी बढ़ गया, बीचों बीच में लंब डालें इसको। ठीक है, तो ये यहाँ से तक B है तो आधा बटेगा तो B/2 बनेगा ये, और ये बनेगा B/2, चूँकि यहाँ से तक B है। अगर यहाँ से तक 4 होता तो 2 बढ़ता कि नहीं, 4/2 4/2, तो यहाँ पे B है तो B/2 और हमारा यहाँ A, और ये क्या है हमारा लंब है। ठीक है, तो लंब हम कैसे निकालेंगे, H कैसे निकालेंगे। तो अगर हम H निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो यानी कि लंब निकालना चाहेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटाएंगे, यानी कि A का स्क्वायर कर्ण है हमारे, ये हमारे देखो AC यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे, तो यहाँ पे कर्ण में से ये आधार घटेगा, तो A का स्क्वायर माइनस B/2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, तो क्या हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, फॉर्मूला 1/2 गुना
आधार गुना ऊंचाई जानते हैं, तो आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई पता ही नहीं है, तो ऊंचाई का हम h निकालना पड़ेगा, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, बात बराबर है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 दूना 4, ठीक है, 4 ले लो एलसीएम, तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो ये हमारा क्या है h, ये हमारा h निकला, इसलिए इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 1/2। ओके, अब देखिए जी हमको अगर h, पहले h निकाल लेते, ये रुक जाए, पहले h हम पूरा कर लेते हैं। पहले ये जो ओवर रूट है ना ये सब में है, तो इसका तो ओवर रूट नहीं निकाल पाएंगे, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन 4 का तो निकल जाएगा, 4 का क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ पे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कौन हमारा है h है जो अभी लिखा हूँ मैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 इंटू b को b रहने दो, और यहाँ पे ऊंचाई कितना है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ओवर रूट बाई 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको सुधारेंगे तो b तो ऊपर ही रह जाएगा, b ऊपर ही रह जाएगा, ये ओवर रूट में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2 दूना 4। तो आंसर दिख रहा है आपको, ऑप्शन हमारा क्या होगा डी, यानी कि 31 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा 31 का जो होगा वो डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। ये देखो सवाल इजी सवाल, बीच बीच में कभी कभी हल्का सवाल आता है कि आपका मन बहल जाए। ये बोलता है कि समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 3, ठीक है, और बोलता है कि 3x प्लस ky बराबर 1 के एक अद्वितीय हल हो, मतलब केवल एक हल हो। केवल एक हल कब होता है जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तभी तो एक हल होता है। तो देखो ये हमारा a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2। अगर इसको अच्छा से अरेंज कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 हो जाएगा 0, और इसको करेंगे तो 3x प्लस ky, तो 1 इधर आ जाएगा तो -1 बराबर 0। ठीक है, अब हम बोल रहे अद्वितीय हल है तो हम क्या करेंगे, देखो a1/a2 कर लेते हैं। a1 कितना हमारा है, यहाँ पे x से कितना से गुना हो रहा है 1 से गुना हो रहा है। a2 कितना है 3, नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, कितना है a2 कितना है, सॉरी b1 कितना है -2 है, और b2 कितना है k है। तो देखो जी k को 1 से गुना करें k, ये तो यहाँ पे बराबर है चाहे इसका कोई मतलब नहीं, 3 दूना -6, तो ऑप्शन दिख रहा 32 का आंसर क्या होगा -6 हो गया, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है और फिर बना करके अच्छे नंबर लाना है। ओके, ये देखो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, बहुत हल्का सवाल है। जब उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की छाया की लंबाई निकालना है। यानी कि एक मीनार है, मीनार तो जमीन तो रहेगा, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर मीनार है। जब सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नीचे उन्नयन कोण बनता है जी, कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो बोलता है कि मीनार की छाया, यही तो छाया बनेगा ना, अगर ए है बी है सी है तो छाया यही बनेगा। मान लो एक्स है, छाया बन रहा, तो ये बोला कि मीनार की छाया की जमीन पे कितना लंबाई बनेगा। तो देखो लंब और आधार, हमको मतलब क्या है किससे, लंब और आधार से, तो जानते हैं चूँकि tan 45 बराबर लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा बी सी। तो tan 45 का मान कितना, तो 1 होता है ना, और ए बी कितना दिया 10 दिया, और बी सी एक्स से माना था मैंने, तो एक्स को 1 से गुना करेंगे, एक्स बराबर 10 मीटर, यानी कि जो लंबाई है वही हमारा इसका क्या है आधार है। तो ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन डी, आधार बोले तो छाया की लंबाई है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा डी होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बन गया, इजी से आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल, ये देखो अच्छा वाला सवाल आ गया। ओहो, ये देखो बहुत अच्छा सवाल है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, कोई पहले वृत्त बनाते हैं, सवाल पढ़ते जाते वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त हो गया, केंद्र यहाँ है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, एक स्थित बिंदु ए वृत्त पर स्पर्श रेखा है। वृत्त पर कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा, ये जो वृत्त पर है जो वो स्पर्श रेखा है, खींची गई है, और जिसकी लंबाई कितनी है 4 है, यानी कि पहले तो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर, यानी कि यहाँ से तक 5 हो गया, और ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना 4 है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री बनता है। अब इसमें पता कर सकते हो कि कौन कर्ण है, कौन आधार है, कौन लंब है। तो देखो 90 डिग्री यहाँ बन रहा, तो लंब ये है, तो यह हमारा लंब बनेगा, है ना, यही लंब बनेगा। और ये देखो बड़ी भुजा दिख रहा है यहाँ पे, तो स्पर्श रेखा पे भी डिपेंड है कि स्पर्श रेखा कैसे बन रहा है। ठीक है, तो देखो बड़ी भुजा तो बड़ा ही लंब ही बनेगा, और छोटे तो कर्ण बनेगा, आधार बनेगा। तो हमको क्या बोल रहा, वृत्त की त्रिज्या, तो यही तो त्रिज्या है ना, ये मान लो कोई एम है, ये एन है, तो एम एन क्या है त्रिज्या है वृत्त का। तो देख रहे एक पाइथागोरस पर में दिख रहा ना, तो ये हमारा एम एन अगर निकालना होगा, त्रिज्या निकालना हो, तो लंब का कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 5 25, 4 चौक 16, कितना आ गया जी 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है।
कुछ लगा इस सवाल बनाने में? एकदम हल्का हल्का सवाल आता है एग्जाम में, कुछ कुछ सवाल आता है जो आपको थोड़ा सा दिमाग ख़राब करने के लिए, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। सब सवाल यहाँ पे सॉल्व कराने के लिए हम रेडी हैं। चलो सवाल देखो, ये देखो, ये भी आ गया। फिर बच्चा वाला सवाल आ गया कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा सवाल आ गया, मतलब बच्चे ही वाला है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है और दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रक्रिया? पहले मैं दो पासों को उछालता हूँ। अगर दोनों पासा को उछालते हैं तो हो सकता है 1 1 आ जाए, हो सकता है 1 2 आ जाए, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है और 1 6 आता है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है 2 1 भी तो आ सकता है। एक पे 2 आ जाए, एक पे 1 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, एक पे 2 3 आ जाए, एक पे 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। फिर बोले नहीं सर 3 1 भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, 3 1 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है ना, 3 4 भी आ सकता है, 3 5 भी आ सकता है और 3 6 भी आ सकता है। फिर बोलेगा कोई और, नहीं सर 4 1 भी आएगा। बिल्कुल 4 1 भी आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है। देखो मैं सामने लिख रहा हूँ, 4 4 भी आ सकता है, 4 5 भी आ सकता है और 4 6 भी आ सकता है। फिर बोले नहीं 5 1 भी आएगा। बिल्कुल 5 1 भी आ सकता है और 5 2 भी आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है, 5 6 भी आ सकता है। ठीक है, फिर 6 1 भी आ सकता है, 1 है हमारा है। फिर 6 2 भी आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है, 6 4 भी आ सकता है, 6 5 भी आ सकता है, 6 6। देखो ये इतना बड़ा मैं पढ़ दिया हूँ। ये इतना एक दो पासा को उछालेंगे तब, लेकिन जब एक पासा उछालने के लिए बोलेगा तो उसके लिए तो दाल भर चटनी 1 2 3 4 5 6 कर दो बस। लेकिन जब दो पासा उछालेंगे तो इतना संभावना बन सकता है। कितना संभावना यहाँ पे NS अगर देखा जाए तो टोटल संभावना 36 संभावना। देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 6 36 संभावना है। अब बोलता कि दोनों पासों के ऊपर ऊपरी सतह पर एक ही संख्या है। अब देखो ऐसे जब अरेंज करके लिखोगे तो बहुत आसान से बनेगा। देखो दोनों पासा संख्या पर 1 1 आ रहा, यहाँ देखो 2 2 आ रहा, यहाँ देखो 3 3 आ रहा, यहाँ देखो 4 4 आ रहा, यहाँ देखो 5 5 आ रहा है, यहाँ देखो 6 6 आ रहा। और कोई है संख्या जो दोनों पे सेम है? नहीं, कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों पे सेम है। यही संख्या 1 2 3 4 5 6 संभावना है कि दोनों पर सेम आ सकता है। यानी कि प्रायिकता अगर इसको निकालेंगे NE/NS करके, तो NE घटना कितना घटना घट रहा है? 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना, 4 घटना, 5 घटना, 6 घटना घट रहा। और टोटल घटना कितना है? 36 है। काटा पीटी करो, 6 6 36, 1/6। कितना अच्छा से बना लिया इसको, और ऑप्शन हमारा बी राइट हो गया। तो बस इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ इतना बड़ा जो है ना बनाने में जो प्रॉब्लम था। और प्रॉब्लम क्या है, 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम लगता है ना, और बन गया। ओके चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। ओहो ये देखो कितना अच्छा सवाल आ गया। tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है? ये तो आंख बंद करके कोई LKG वाला बच्चे से पूछ लो तो बता देगा। cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है जी? तो बोलेंगे सर cot 90 - थीटा बराबर तो tan थीटा होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, ये देखो ये भी तो एकदम पहला लेसन का सवाल आ गया कि √3 कौन सा संख्या है। देखो इतना हल्का हल्का सवाल भी आता है। तो ये तो आपका फ्री है ना, ये आपका क्या बोलते हैं, फ्री बोनस मिलता है ना, वो फ्री वाला है, लॉटरी टाइप का जो है, फ्री में मिलेगा ये सब। तो क्या है परिमेय संख्या? क्या परिमेय संख्या? बोले सर ये तो परिमेय संख्या है। हाँ जी बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। सॉरी अपरिमेय संख्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं अपरिमेय। जिसका ओवररूट ना निकलेगा वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है चलो ये देखो, ये भी देखो सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। कॉसेक थीटा बराबर 10 √10, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? ओके तो इसको बना लेंगे जिसे जानते हैं ना जी, कॉसेक थीटा बराबर √10 कुछ नहीं तो 1 दिया होगा। आप जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला याद रखना, लाल कक्का, मैं इसे याद रखना, लम आधार कर्ण आधार। ठीक है तो यहाँ पे सैन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, तो कर्ण बटा आधार, यानी कि ये हमारा h दिया हुआ है। ठीक है एग्जाम में ये सब L के मत लिखना है, h लिखना है। ठीक है और आधार कर्ण बटा लम, यानी कि ये p दिया हुआ है। तो हमको क्या घट रहा, अब b घट रहा, तो b कैसे निकालेंगे? h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, है ना। तो h कितना दिया? √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का ओवर रूट। √10 का वर्गमूल कितना होता है? 10 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 9। 9 का वर्गमूल कितना निकलता है? 3 निकलता है, यानी कि b निकल गया 3। अब सेक थीटा निकालना है ना, सेक थीटा, तो सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना आया हमारा? कर्ण तो दिया हुआ था √10, और आधार कितना निकाले मैंने? आधार निकाले मैंने 3, तो हो गया √10/3। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट सवाल। ये देखो डायरेक्ट में कितना बार यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आ गए जो डायरेक्ट एकदम फार्मूला है। फार्मूला याद नहीं होगा तो आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर गया काम से,
है ना। तो फॉर्मूला याद कर लो, बहुत बार बोल रहा हूँ। ये दिया हुआ दो बिंदु, मध्य बिंदु को मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी x1 क्या दिया हुआ है, x1 प्लस y1 का। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है जी कि x1 प्लस x2 का x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। किसका फॉर्मूला, एक कोई रेखा रहेगा ए बी, आज इसका बीच का निर्देशांक निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो y1 होगा, सॉरी ये जो ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन ही मिस्टेक लिखा हुआ है। यहाँ पे y1 प्लस y2 होगा, ठीक है, y1 प्लस y2। मैं इसको सुधार देता हूँ, अभी रुको वेट करो, मैं इसको सुधारता हूँ अभी तुरंत। ओके, तो देखो ये मैं सुधार दिया हूँ, ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये लिखने में मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक था, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, ये देखो सवाल दिया हुआ है कि दो त्रिभुज, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होता है, यानी कि त्रिज्या अलग अलग होगा। एक वृत्त यहाँ पे है, एक वृत्त यहाँ पे, त्रिज्या अलग अलग हो गया। अब क्या सर्वांगसम होगा, समरूप होगा, या दोनों होगा। पहले समझ लो कि सर्वांगसम किसको कहते हैं और समरूप किसको कहते हैं। देखो सर्वांगसम कहते हैं कि अगर एक वृत्त है और इसी की तरह दूसरा वृत्त है, यानी कि इसको अगर उठा के यहाँ पे रख देंगे तो पूरा झप जाएगा, मतलब आकार एकदम पूरा बराबर है ना, पूरा साइज बराबर। अगर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है तो दूसरा वृत्त भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला होना चाहिए, तभी तो समरूप कहलाएगा, सॉरी सर्वांगसम कहलाएगा, ठीक है। तब कहलाएगा क्या, सर्वांगसम, ठीक है। यानी कि कोई त्रिभुज है और एक और त्रिभुज है, तो सर्वांगसम कब होगा, जब ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण बराबर होगा, भुजा भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इसको उठा कर इसमें रख देंगे तो पूरा पूरा झप जाएगा, उसको बोलेंगे सर्वांगसम। तो जब वृत्त की त्रिज्या ही अलग अलग है तो झपेगा तो नहीं, तो उसका आकार समान है। देखो एक छोटा सा वृत्त है, एक बड़ा सा वृत्त है, लेकिन दोनों को क्या बोल रहे हैं, वृत्त ही बोल रहे हैं। इसमें भी त्रिज्या आ रहा, इसमें भी त्रिज्या आ रहा, फर्क सिर्फ इतना है कि त्रिज्या इसमें छोटा है और इसमें त्रिज्या बड़ा हो सकता है ना, लेकिन है वही। तो इस तरह का क्या बोलते हैं हम लोग, समरूप बोलेंगे। एग्जाम्पल समझो, कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, कोई बूढ़ा है, तो बच्चा के 2 हाथ तो बूढ़ा के भी 2 हाथ होगा, लेकिन उसका आकार में साइज में अलग अलग होगा, साइज अलग अलग होगा, है ना। बच्चा के भी 2 पैर तो बूढ़ा के भी 2 पैर होगा, लेकिन बच्चा का पैर कमजोर होगा, बूढ़ा का पैर भी मतलब कमजोर हो गया होगा या लंबा होगा, है ना। बच्चा के भी 2 आंख तो बूढ़ा के भी 2 आंख हो सकता है, बूढ़ा चश्मा लगा रहा हो, बच्चा चश्मा नहीं लगा रहा हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आकार छोटा बड़ा रहेगा लेकिन दिखेगा वही, तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप। पेड़ कैसे देखते हैं, नीम का पेड़ एक छोटा सा एक बड़ा सा है, दोनों को बोलते हैं नीम का पेड़ ही है ना। छोटा पेड़ आता तो बोलता नीम का पेड़, बड़ा होता तो भी बोलता नीम का पेड़, मतलब दोनों वही बनेगा जाके, आकार से भी छोटा बड़ा। तो जब आकार छोटा बड़ा, आकार अलग अलग है तो उसको बोलेंगे समरूप, और सेम आकार रहेगा एक ही जैसा तो उसको बोलेंगे सर्वांगसम। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 40 का जो आंसर होगा वो बी राइट आंसर हो गया। ओके, ये देखो कितना हल्का सवाल दे दिया। ये बोला कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, मतलब कौन सा, यहाँ पे देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कहीं ना कहीं जा करके घट रहा ना, 21, 18, 15 कहीं ना कहीं जाकर घटेगा और फिर 0 आ जाएगा। यानी कि TN आपको बता रहा कि TN हमारा क्या है, 0 है। ये कहने का मतलब इसका ये हो रहा कि कौन सा पद है जो शून्य है। तो आप जान गए यहाँ पे, तो A बराबर 21 हो गया। D कैसे निकालेंगे, 18 में से 21 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 18 में से 21 घटेगा तो -3 बचेगा। अब यहाँ पे TN बराबर 0 दिया हुआ, तो इसलिए TN का फॉर्मूला बैठा लो, A + n - 1 इंटू D। TN का बराबर 0 हो गया। A का मान कितना है, 21 + n - 1 इंटू D, और D कितना है, -3। तो ये तो खैर 0 है ना, 0 रहने दो इसको। 21 + 3n हो जाएगा, प्लस माइनस -3n, माइनस माइनस +3, तो कितना हो जाएगा, देखो 21 में और 21 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 3 24 -3n। तो किसी एक को इधर भेजते हैं, 3n को इधर भेजते हैं, 3n माइनस में इधर जा क्या बनेगा, +3n, और ये 24 को ऐसे रहते हैं, 3 या 24, n बराबर 8। कितना हो गया, n का मान आ गया 8 आ गया। तो 41 का आंसर पता चल गया आपको कि 41 का आपका आंसर क्या होगा, C होगा, 8वां पद है ना। कौन सा पद है जो 8वां पद होगा, शून्य होगा। समझ गए अच्छी तरीके से। चलो सवाल ये है, ये देखो प्रथम पाद में स्थित बिंदु x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो बोलता प्रथम पाद में x अक्ष की दूरी है ना, क्या बोलता है, x अक्ष की दूरी। तो x अक्ष की दूरी मान लो कि कहीं पे होगा, x अक्ष की दूरी कहीं पे होगा, चलो मान लें यहाँ पे होगा, कहीं पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो x अक्ष की दूरी अगर हम मान लें कि यहाँ पे होगा, तो इसको अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे जाएगा, है ना, ये ऐसे जाएगा। तो ये जो जा रहा ना, ऊपर जा रहा ना, ऊपर जा रहा, तो किधर इसको x अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं,
कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि, यानी कि वाई अक्ष, ये जो हम एक्स अक्ष की दूरी जो बोला ना, एक्स अक्ष की दूरी, तो एक्स अक्ष की दूरी यही तो होगा हमारा लंबा बनेगा। तो ये किधर जा रहा? वाई की तरफ जा रहा है ना, कोटि की तरफ बढ़ रहा, ऊपर बढ़ रहा, कोटि की तरफ बढ़ रहा। कोटि बोले तो वाई अक्ष की तरफ बढ़ रहा, इधर ही बढ़ेगा तो कोटि, तो इसको क्या बोलेंगे? कोटि। लेकिन यही सवाल अगर आपको उलट देगा कि वाई अक्ष अगर बोल देगा तो वाई अक्ष मतलब इधर जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा? इसको भुज बोलेंगे या तो एक्स अक्ष का निर्देशांक बोलेंगे। ठीक है, सवाल हमारा हो गया। ये देखो, ये तो खैर बहुत ही सवाल है। शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा? पहले इसको तोड़ा तोड़ी कर लो, है ना। यहाँ पे दिया 2 माइनस, पहले सुधार लो, 2 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, है ना जी, माइनस माइनस प्लस एक्स। हाँ, तो इसको सुधार लेते हैं। चलो पहले ऐसा करो, सबको उधर भेज दो, सबको उधर भेजो, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा? आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, गुणनखंड कर लो, या तो बोला शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारा अल्फा बीटा अगर मानते तो अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a होता है। c हमारा, पहले इसको सुधार लो, x को उधर ले जाते हैं, माइनस वाला तो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स उधर जाकर बनेगा माइनस एक्स, ये 2 के बच जाके क्या बनेगा? -2। इस सब को उधर ले चले गए तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाकर बनेगा प्लस में, एक्स प्लस में जाकर बनेगा माइनस में, 2 प्लस जाकर बनेगा माइनस में। तो एक फॉर्मूला ये बनाओगे ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c कितना है? -2, a कितना है? 1, तो -2 भी इसका आंसर आ जाएगा 43 का। तो हाँ जी, तो आप ऑप्शन ऐसे भी है, और नहीं तो आप इसको गुणनखंड भी कर सकते हो, 2 एकम 2, तो गुणनखंड भी कर सकते हो, x माइनस एक्स, ऐसे भी बनाओगे तो देखो x कॉमन हो गया, x माइनस 1 और यहाँ पे 1 x, यहाँ पे 1 मिनट, 2 एकम 2, तो हमको 1 लाना पड़ेगा ना, 2 एकम 2, 2x लिखना पड़ेगा, और माइनस यहाँ पे प्लस में 2x माइनस 1, ये ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, -1 कॉमन होगा, x प्लस 2। देखो जी, तो यहाँ देखो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना होगा? -2 हो गया, और एक होगा हमारा क्या? x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 भी आ रहा, इसका 2 आंसर आ रहा। तो गुणनफल नहीं बोल रहा, तो एक शून्यक हमारा 1 आया और एक शून्यक आया कितना? -2 आया, तो गुना कर दो, 1 गुना -2 करो, कितना आएगा? -2। आपका ऐसे भी आ गया -2, और ऐसे फार्मूलाज भी बना लोगे तो आ गया -2। समझ गए बहुत अच्छी तरीके से? ओके, चलो ये देखो, ये तो खैर इसको कुछ कहने नहीं, इतना बार बार मैं सवाल करवाया हूँ आप लोग से कि आप इसको आराम से बना लोगे। बोलता समांतर श्रेणी में कौन है? समांतर श्रेणी में कैसे निकालते हैं? घटा कर देखते हैं। इसको पहले बनाते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 72 तो 72 है, 1 मिनट, हाँ 44 सवाल है ना, 44 सवाल है आपका, यहाँ पे दिया 72। हाँ, तो देखो घटा कर देखो तो अंतर समान आता है, इसको घटाइए, कितना आएगा? 24, इसको घटाइए, लो जी 24 आ गया, इसको घटा, तो इसको घटाने पे 24 आ रहा, इसको घटाने पे 24, तो 9 4 13 24 तो आने रहा, इसको घटाने पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 72 में से 24 घटाएंगे तो 49 घटाएंगे तो आने रहा 24। देखो तो 12 में से 9 घटाएगा 3, और 6 में से 4 घटाएगा 2, 23 आ गया। अगर यहाँ पे 73 होता तो आ जाता, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको देख लेते हैं, तो -16 में से -10 घटाएंगे, -16 में से -10 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, कितना गया? -6 आ गया। तो -2 में से -16 भी घटाओ, तो -16 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 16 और 2 में से 2 घटेगा कितना हो जाए? 14 बटेगा। तो यहाँ देखो अंतर समान हो रहा, अंतर तो समान नहीं हो रहा जी, तो हमारा ये तो होगा नहीं। अच्छा ये देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। इसको घटा के देखिए तो ये भी कभी अंतर आएगा नहीं समान, लेकिन हमारा बी आंसर सही होगा। कैसे? देखो √2 हो गया, 8 को क्या हम लिख सकते हैं? 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, क्योंकि 2 दूना 4√2। 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 3√2 लिख सकते हैं। अच्छा 32 को क्या लिख सकते हैं? 4 चौक 16, 16 दूना 32, 4√2। देखो जी, आप जानते हैं इसको फैक्टर करने के लिए 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 टूटेगा, तो 2 निकल गया बाहर, ये तो मैं लिखा हूँ 2√2। 9 18 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेगा? 3 तिया 9, 9 दूना 18, तो 3 निकल गया बाहर, 3√2 लिखे। 32 को तोड़ेंगे तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो 4 निकल गया बाहर, 2 अंदर आ गया। अब इसका अंतर करो, देखो यहाँ पे 1√2, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 2√2 में से 1√2 घटेगा तो 1√2 बचेगा। यहाँ भी देखो 2√2 में से 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो 1√2 यहाँ भी बचेगा। 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो 1√2 यहाँ भी बचेगा, मतलब अंतर समान आ रहा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? बी जो होगा वो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? ये सवाल खैर इजी सवाल है, कुछ था नहीं इसमें, जान ही नहीं था इसमें। चलिए ये देखो, बोलता कि कौन बहुपद नहीं है। देखो बहुपद पहचानने का तरीका मैं बहुत बार बताया हूँ कि बहुपद कैसे पहचानना है। अच्छा बहुपद नहीं हो, देखो पहले अगर x से जो है ना ओवर रूट में रहेगा,
और जिसका ओवर रूट नहीं निकल रहा होगा, अगर एक्स स्क्वायर का ओवर रूट रहेगा तो ये तो निकल जाएगा, लेकिन जिसका ओवर रूट नहीं निकलेगा एक्स का, एक्स वाई जेड जो भी रहे, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि एक्स अगर ओवर रूट में है, जिसका ओवर रूट नहीं निकल रहा, वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि अगर यहाँ बता रहा ये देखो ये यहाँ तक कटा हुआ, ठीक है, ये एक से बाहर है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा कंडीशन इसका है कि एक से जो बटा में नहीं होना चाहिए, अगर एक से बटा में है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अच्छा, सवाल आपको भटकाने के लिए ऐसे भी दे सकता है, एक्स पावर -2, बोले क्या ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको उल्टेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स तो नीचे आ गया, तो एक्स जब नीचे आ जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे ये एक्स तो बाहर है, यहाँ भी एक्स बाहर, यहाँ भी बाहर, तो यहाँ पे देखो एक्स से नीचे बटा आ गया, ऑप्शन हमारा डी होगा। जो डी जो है वो बहुपद में नहीं है। ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। ओके, तो समझ गए कि कौन कौन बहुपद में होगा, कौन कौन बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए ना, ये एक्स ना रूट के बाहर है, तो एक्स अगर रूट के अंदर रहेगा, जिसका रूट नहीं निकाला, तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर एक्स बटा में है, एक्स अगर बटा में है, आंसर सोल्व करेगा और बटे में ही रह जाता है, तो भी बहुपद नहीं होगा। सवाल ऐसे भी दे सकते हैं एक्स पावर -1, तो ये इन्वर्स होता है, ये क्या होता है? उलट जाता है, 1/x हो जाता है, तो ये एक्स तो आगे बटा में। ऐसे इसका मतलब ये नहीं देख के इसको बोल देना बहुपद में, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद में नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो नीचे आ जाएगा एक्स, इसलिए यहाँ पे भी देखें तो हमारा नीचे दिख रहा, ऑप्शन हमारा डी होगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो जी। सवाल बच्चा और सवाल आ गया, सेक थीटा, यानी कि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? सेक थीटा बराबर कौन सा फॉर्मूला? तो जानते हैं सेक थीटा का 1/cos होता है ना। 46 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसका तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। सभी लोग कमेंट करो फटाफट, हल्का सवाल आ गया। चलो ये देखो, अब देखो सवाल यहाँ पे है, इसको कुछ बनाने वाला सवाल आ गया। हाँ देखो,3 cos थीटा बराबर 2, तो इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है ना, इसका मान निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो सिंपल से कर लेंगे, cos थीटा बराबर 2/3 कर लेंगे, है ना। cos थीटा बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला याद है, लाल का, यानी कि आधार, है ना, आधार 3 क्या है? कर्ण, यानी कि h, तो हमको h p घटा ना, लम निकालना पड़ेगा, तो यानी कि h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो कितना हो गया? h का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 2 दूना 4, √5 आ गया। ठीक है, लम कितना आ गया? √5 आ गया। अब यहाँ पे देखो दिया 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7, बैठा लो 2। सेक थीटा का मान कितना होता है? तो कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण कितना हमारा? h है, h कितना है? √5 है। आधार कितना है? 2 दिया हुआ है, 2, सॉरी 1 मिनट, कर्ण तो हमारा √5 नहीं ना, वो तो लंब आया था जी, कर्ण ये नहीं आया था जी। इससे एक बराबर होता है कर्ण बटा, पहले लिख ही लेते हैं, कर्ण बटा आधार, ऐसे एग्जाम में लिख ही लेना। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर, इससे क्या होगा ना, आपको गड़बड़ नहीं होगा। 10 बराबर का तो लंब बटा आधार, यानी कि p/b का स्क्वायर -7, तो ऐसे में क्या होगा, आपको गड़बड़ नहीं होगा। h का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर, इस सब पे स्क्वायर है। ठीक है, सब पे स्क्वायर है, 3/2 का स्क्वायर। ओके, तो सेक बराबर होता है आधार बटे क्या बोलता है, कर्ण बटा आधार होता है, तो यहाँ बी होगा जी, बी नहीं होगा। ठीक है, 2, और ये 10 बराबर का तो लम बटा आधार, तो लम कितना हमारा है? लम देखो, पी हम निकाला अभी √5, और बी कितना है? बी तो 2 दिया हुआ, 2 का स्क्वायर -7, तो इसको क्या करेंगे आप? तो इसको हल कर लेंगे आराम से। देखो 2 × 3 तिया 9, 2 3 तिया 9, तो लिख दो, 2 दूना 4 प्लस 2, √5 का स्क्वायर तो 5 होगा, 2 दूना 4 -7, काटा पीटी करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, देखो यहाँ बना था, कितना आया? 9/2 आया, प्लस 5/2 आया, -7। इसका एलसीएम ले लो, 9 + 5 -7 दूना 14, 9 5 13 -14/2। देखो माइनस में आ रहा है, तो कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा। ओके, तो यहाँ पे 9 5 14 होगा, 14 में से 14 गया 0, 9 5 14, तो कितना हो गया? 0 हो गया। इसको भाग करेंगे 0, और ऑप्शन भी दिख रहा है आपका 47 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 47 का आंसर जो होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये देखो सवाल क्या बोलता है, ये बहुत बार बताया, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता कौन सही है? जो घटना घटता है, मैं पहले बताया हूँ, जो घटना घटेगा, जो प्रायिकता होगा वो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, 0 छोटा नहीं होगा, या तो फिर 1 के बराबर होगा, या तो 1 से बड़ा होगा। ये अब देखो किस में आ रहा, प्रायिकता 0 से
छोटा हो सकता है, देखो जीरो मतलब बड़ा, प्रायिकता छोटा हो सकता है, कभी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रायिकता जीरो से छोटा हो जाए। बोला प्रायिकता 1 से बड़ा हो जाए, कभी नहीं। जब भी प्रायिकता आएगा तो 0 से 1 के बीच है, या तो 0 आ जाए या तो 1 आ जाए, इसके बीच में पॉइंट में रहेगा, माइनस में कभी नहीं रहेगा, 2 3 4 कभी प्रायिकता नहीं आएगा। तो ये तो बोला 1 बड़ा है प्रायिकता से, प्रायिकता 1 से छोटा है। यहाँ बोला कौन सा सही है, तो खाली ऐसे दिक्कत नहीं होगा ना, खाली 1 से छोटा तो नहीं है, 0 से भी तो होना चाहिए बड़ा। तो ऑप्शन देखा जाए तो जो मैं अभी बताया हूँ कि प्रायिकता जो देखो ये तो बताया होगा ना, ये बताया हूँ प्रायिकता जो है 1 से यहाँ पे ये ऐसे मुँह घूमे, ऐसे घूमेगा, ग्रेटर देन है। देखो प्रायिकता जो होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो ये मैं ऐसे लिख दिया था, ये जो प्रायिकता ना 0 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा। देखो 1 से छोटा है प्रायिकता और 1 के बराबर भी हो सकता है, 0 छोटा या 0 से बराबर, 0 के से बड़ा या 0 के बराबर। यहाँ वही बोल रहा है, 0 प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, या 1 किससे छोटा है, 1 के बराबर है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। चलो बहुत जल्दी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, टाइम लगने से क्या, देखो शून्यक निकालने बोला, क्या करोगे, फिर तो वही कंडीशन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, गुणनखंड करना पड़ेगा, 3 एकम 3, तो क्या करेंगे 3 एकम 3 यानी कि 3x से माइनस प्लस x लिखते हैं, तो 3 एकम 3 हो गया है ना, और माइनस 3, तो इसको क्या करेंगे कॉमन वगैरह हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, x कॉमन लेंगे, x से माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x से माइनस 3, तो मिल रहा है x से माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x से बराबर कितना 3, x से बराबर आ गया माइनस 1, ये तो बहुत बार बना है। तो 49 का जो आंसर आपका देख रहे हैं, 3 आ गया प्लस में, a आ गया, x आ गया माइनस में, 3 माइनस 1, हाँ, तो आंसर क्या हो गया, 20 का राइट आंसर हो गया। समझ गए, ये तो खैर इजी वाला था, बच्चा वाला सवाल था। ये देखो बोलता किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है। कोई वृत्त पर है, स्पर्श रेखा जा रही वृत्त पर, देखो कोई वृत्त है, इस पर कोई स्पर्श रेखा जा रही है, तो कितने बिंदु पर करेगा स्पर्श, केवल एक बिंदु पे करेगी स्पर्श, केवल एक बिंदु पर, ठीक है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। समझ गए, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर ही स्पर्श रेखा करता है, ठीक है ना। ये जो वृत्त है इस पर स्पर्श रेखा जो जा रही है तो स्पर्श बिंदु कहलाता है, और सिर्फ एक बिंदु पर ही स्पर्श रेखा करेगा, 2 बिंदु पर नहीं। तो सोच सकते कितना एकदम महीन से गुजरा होगा जो एक बिंदु पर स्पर्श किया होगा, यानी कि जो बीच में जगह खाली है वहाँ भी। अगर आपसे पूछ ले कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो खींच लो जितना मर्जी उतना, अनगिनत खींच सकते हैं। लेकिन बोले एक वृत्त पर एक बिंदु से कितने खींच सकते हैं, एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसका आंसर ए हो गया। ये देखो फिर वही आ गया हाइट एंड डिस्टेंस, तो बनाइए इसको। यदि उदग्र खंभे की ऊंचाई उसकी भूमि की छाया की लंबाई का समान है, ओहो बहुत अच्छा सवाल, यानी कि जो ऊंचाई है वही हमारा क्या है, समान आ रहा छाया की लंबाई। यानी कि एक उदग्र खंभा है, इस तरह से खंभा बना लिया, खंभा इस तरह बना लिया, छाया होगा इस तरह से, ये बनेगा कौन यहाँ पे, तो उदग्र छाया खंभे की ऊंचाई, मान लें ऊंचाई h है, तो जो भूमि की जो छाया है ना, भूमि पर जो छाया बन रहा समान लंबाई, यानी कि ई भी h ही बन रहा, मतलब एक से बन रहा है, दोनों को दोनों जो खंभा है h ऊंचाई माने हैं, उतने दूर जो है उतने लंबाई का हमारा क्या बना, छाया बन रहा। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, तो जानते हैं जी। अब देखो हमको लंब आधार से मतलब है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार h बटा h, तो h कट गया क्या होता है 1, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होगा 1, कितना डिग्री होता है, tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, tan थीटा बराबर दिया हुआ 1 को हम बना सकते हैं tan 45 डिग्री, तो tan कटा तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके चलो नेक्स्ट सवाल, ये देखो बड़ा अच्छा सवाल आ गया। बोला ए और बी दो न्यून कोण है, ए और बी दोनों क्या है, न्यून कोण है, साइन ए और साइन कॉस बी आपस में क्या है, बराबर है। तो कौन सा वैल्यू होता है जो साइन ए और कॉस से आपस में बराबर होता है, तो बोलेंगे सर साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 ही होता है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। तो ए का मान भी 45 और बी का मान भी 45, और बोलता है ए प्लस बी, तो कौन ने जोड़ेगा इसको, है ना, 1 क्लास वाला बच्चा जोड़ देगा, 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा जी, 52 का जो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो सवाल देखो, ये बोलता है बीच की दूरी, ये नियामक ज्यामिति है सवाल, उसके बोलता है बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। ये तो फार्मूला था बीच की दूरी का फार्मूला है ना, दो बिंदु बीच की दूरी का फार्मूला, दूरी बराबर ये हमारा x1 है, ये y1 है,
x2 है, ये y2 है। x1 कितना है? अच्छा, आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, जब ऐसा सवाल रह दिया हो तो दोनों का मान, दोनों जो निर्देशांक है ना, दोनों निर्देशांक में दोनों x y का मान दिया रहे तब ऐसा लिखना, नहीं तो फिर आगे कुछ नियम चेंज हो जाता है। x1 माइनस x2 यानी कि x1 कितना है 4, x2 कितना है 2, y1 कितना है -1, y2 कितना है -3 का स्क्वायर, तो कितना गया 2 का स्क्वायर, ये जुड़ के कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर। तो 2 दूना 4 और 4 चौक 16, 16 चौक 16 4 20, 20 को क्या कर सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 5 20, तो 2 निकल गया बाहर, 5 रह गया अंदर। ऑप्शन क्या हो गया इसका? डी हो गया इसका राइट आंसर, है ना। 53 का डी जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ भारी सवाल है नहीं, आपका इसी तरह के सवाल आगे मिलेगा देखने के लिए। तो ये सवाल देखो, दो बेलनों की त्रिज्या 1 अनुपात, मतलब 2 बेलन है, एक त्रिज्या R1 मानते हैं, एक त्रिज्या R2 मानते हैं, दिया हुआ है। उसकी ऊंचाई का अनुपात दे दिया, इसको H1 मानते हैं, इसको H2 मानते हैं, दोनों बेलन है और त्रिज्या का अनुपात दे दिया। तो बोलता है कि उसको आयतन का अनुपात निकालो। तो हमको क्या निकालना? अनुपात निकालना है। तो पहले बेलन का आयतन का क्षेत्रफल आयतन निकालेंगे और दूसरे बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन पता क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पहला बेलन है तो R1 और H1 मानेंगे। दूसरा भी पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको R2 H2। तो पाई तो पहले खल्लास हो गया। R1 कितना है हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, H1 कितना है 5 है तो 5, R2 कितना है जी 2 है तो 2 का स्क्वायर, H2 कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो 1 गुना 5 और 2 दूना 4, 3 तिया 9, लो जी 5 बटा 9 चौक 36। ऑप्शन दिख रहा है इसका? ओ सॉरी यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, इसमें तो हम स्क्वायर क्यों डालेंगे यहाँ पे? तो 3 ही बेचारा रहेगा, ये 4 तिया 12 है ना, 5 बटा 4 तिया 12, तो 5 अनुपात 12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अनुपात 12। ऑप्शन दिख रहा है सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, जल्दी से खत्म करने वाला है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर बढ़ा दिया था, स्क्वायर एच पे तो स्क्वायर है नहीं तो हम स्क्वायर क्यों लिखेंगे यहाँ पे। चलो ये देखो नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है कि 1 4 और 1 से 5 12 का माध्य कितना है? 7 है। तो आपको बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालने के लिए इसका x का वैल्यू क्या होगा? माध्य जानते हैं क्या होता है? माध्य बराबर होता है सभी का जोड़ बटा जितना संख्या उतना। तो सभी का जोड़ मतलब 1 + 4 + x + 5 + 12 है ना, बटा कितना संख्या 1 2 3 4 5, तो 5। और माध्य दिया हुआ कितना दिया हुआ? 7 दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो जिसको जोड़ो 12 5 17, 17 4 21 1 22 है ना, 17 4 21 1 22 और प्लस x से, ये तो x ऐसे रहेगा बटा 5। तो 7 5 इधर देखो 5 भागा के गुना बन जाएगा, 7 5 35 22 प्लस x। अब हमको क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। तो 22 को इधर भागा यहाँ से, तो 35 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 22 जाके क्या बनेगा? माइनस बनेगा। कितना जाएगा घट के? यहाँ पे 3 और 13। ओहो, ऑप्शन दिख रहा? तो मैं लगता पहले टिक लगा दिया ऑप्शन में, देखो टिक लगा हुआ फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी। हाँ, समझे कैसे बना? देखो अब सोच रहे सर एक से तो हमारा दाएं तरफ दाएं से बाएं करते तो निशान चेंज होता है। देखो एक्स को हम वैसे ही लिख दिए यहाँ पे, लेकिन है वैसे ही समझो। अब जिसको जिधर ले जाएंगे तो उसका निशान चेंज होगा। 35 को प्लस में था तो प्लस में ही लिखा हूँ, लिख दिया हूँ। 35 बाएं तरफ था, लिख दिया दाएं तरफ, लेकिन निशान चेंज नहीं हुआ, मतलब समझ लो उधर ही लिखा हुआ है। और 22 प्लस में था, बना दिया माइनस, मतलब 22 उधर गया है, लिख रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको घटाएंगे आएगा 13 आंसर से, या तो उसे ही बना सकते हो। ये देखो, ये तो खैर कोई छोड़ेगा नहीं इसको, जैसा सवाल है इसको कोई छोड़ेगा नहीं। tan 30 sin 30 cot 60 cos 31 है ना। देखो मैं बोला था ना आपको, जो सेट आपको जो रिवीजन करा रहा हूँ भारतीय भवन का, 12 बजे दिन में रिवीजन चल रहा भारतीय भवन का, मैं बोला हूँ ऐसा सवाल आता है तो कन्फ्यूजन नहीं होने का। देखो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। गुना है, सब गुना में आपस में। cot 60 का मान याद नहीं आ रहा? तो tan 60 का मान याद है? tan 60 का मान होता है √3 है ना। तो उलट देंगे क्या होगा? 1/√3, चूंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। cos 30 का मान याद नहीं आ रहा? sin 30 का मान याद है? sin 30 का मान 1/2। तो बोलेंगे हाँ सर sin 30 का तो मान याद है, तो उलट दो ना भाई इसको 2। तो देखो 2 2 गया काम से, 1 ऊपर क्या होता है? 1 1 1 1 और √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा? 3। ओहो, इतना हल्का सा सवाल दिया है और आप लोग तो इसको छक्का छोड़ा दिए होंगे मेरे ख्याल से। ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी 4 क्वेश्चन और बच रहा है, एकदम फास्ट में करेंगे। एक घन संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। घन का, घन और घन पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका जो है आयतन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं आपका? घन का
क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ऐसे होता है। तो पहले आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब मतलब भुजा मतलब मान लो ए का क्यूब, तो ए पता रहेगा तभी तो निकालोगे। चलो यहाँ पे ए मान लेते हैं। जब आयतन निकालना है घन का, तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तब ए पता रहेगा तभी तो निकालोगे। तो हम ए कैसे निकालेंगे, इसी क्षेत्रफल से निकालेंगे। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, दिया हुआ कितना 216 6 ए स्क्वायर। तो हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 6 गुना जाके क्या बनेगा, भाग बनेगा। काटो जी, 6 3 18, कितना बचेगा, किस में से 18 काटेगा तो 8 3 11, 6 6 36, कितना गया। तो ए निकालेंगे तो 36 का ओवर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो ओवर रूट होगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। अब हमको क्या निकालना है, आयतन, इसलिए आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला का तो भुजा क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, तो वही हो जाएगा 6 6 36 गुना 36 गुना लो 6 6 36, और 36 को 6 से गुना 6 6 36 से बाकी 3 6 दूना 6 18 19 में से लो यार, वही आंसर। सवाल में ही आपका आंसर जवाब छुपा हुआ था और आप कहाँ ढूंढ रहे थे, है ना। सवाल में आपका जवाब देखो, यही सवाल, इस क्षेत्रफल भी यही होगा, इसका आयतन भी यही होगा, क्योंकि ये क्यूब करके दिया हुआ है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। सवाल में ही जवाब छुपा हुआ था। ओके, 1.5 घंटा हो गया, बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। देखो बोलता कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण पूछ रहा कौन नहीं है। ओके, इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, बोलता कौन द्विघात समीकरण। अब इसको आपको बनाना पड़ेगा, जिस पर स्क्वायर नहीं आएगा वो द्विघात समीकरण नहीं है। देखो इस पर तो है द्विघात जी, है ना। इसको हल करके देखते हैं, तो x इधर लाएंगे तो एक से तो स्क्वायर बच ही जाएगा, तो मतलब ये द्विघात समीकरण है। इसको अगर हल करते देखो बोले सर इसमें तो x पर पावर 3 है, तो देखो बच्चा यहाँ पे x पर पावर 3 है ना। a माइनस बी का होल क्यूब जानते हैं ना फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर बनाओगे तो ए क्यू आ जाएगा, x पर पावर क्यूब आ जाएगा, और एक क्यूब यहाँ भी दिख रहा है तो कट जाएगा ना x क्यूब, तो x स्क्वायर वाला बचेगा। तो मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। और यहाँ तो पूरा सरेआम दिख रहा है कि x स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पे बनाओगे तो आएगा। लेकिन यहाँ पे बोले सर ये कैसे नहीं होगा, तो हमारा डी होगा। लेकिन कैसे, देखो यहाँ देखो, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर करोगे नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको जब हल करोगे कितना होगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 2x स्क्वायर बराबर के उस साइड में दिया हुआ ही है, तो घट नहीं जाएगा, इधर जब आएगा तो कट जाएगा, तो स्क्वायर वाला तो कोई बचेगा नहीं, यहाँ पे द्विघात दो घात वाला तो कोई बचेगा नहीं। x वाला पे ऐसा नहीं कि इस पर बोले 3, ये तो 3 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे x पर पावर 1 ही बच रहा है, तो दो घात वाला तो कोई बच ही नहीं रहा यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा फिर, आंसर हमारा डी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। देखो जी यहाँ पे इसको तो खैर जान रही है अब, ये तीनों द्विघात समीकरण है, क्योंकि जब इसको हल करोगे ना तो पावर 3 जो है कट जाएगा और x स्क्वायर वाला आएगा। इसको जब हल करोगे तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको छोड़ दो, क्या लिखा हुआ है फिलहाल यहाँ पे, इधर क्या लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 5। इसको जब करोगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर, चूँकि √2 का 2 x का x स्क्वायर, तो इधर भी x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर, तो कटने जाएगा, इसको इधर लाइएगा तो कटेगा, तो कोई यहाँ पे स्क्वायर वाला तो कोई बच ही नहीं रहा, कोई बहादुर तो दिख ही नहीं रहा, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा फिर। ओके, समझ गए होंगे आप। ये देखो समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात हुआ, समान ऊंचाई दोनों का समान, दो बेलन है 1 और 2, H1 दोनों का HH दोनों ऊंचाई क्या है, समान है, और आयतन दिया हुआ इतना, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बोल। तो जब ऐसा आपसे पूछा जाए तो पहले भुजा निकाल लो, पहले इसका भुजा का अनुपात कितना होगा, बेलन का जो है भुजा का अनुपात ऊंचाई कितना होगा। तो ओके, तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये जो दिया हुआ ना, तो आपसे क्या पूछ रहा, क्षेत्रफल पूछ रहा, पर देखना ये है कि आपको पूछ क्या रहा, क्षेत्रफल पूछ रहा, तो इसको क्या करेंगे, ये दिया हुआ क्या आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आयतन दिया हुआ है, मतलब कि क्यूब दिया हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे ओवर रूट चढ़ा देंगे, दोनों में चढ़ा देंगे ओवर रूट। तो जब ओवर रूट चढ़ा देंगे, ओके, तो इसको क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का 4 होता है, बहुत हल्का सवाल 3 4, ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। 3:4 59 का आंसर है। और लास्ट सवाल जो कि बहुत अच्छा सवाल मेरे ख्याल से हो सकता है, ये देखो P दिया हुआ है 5 6, A दिया हुआ 6 5, B दिया हुआ 4 y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान निकालो। फिर मध्य बिंदु आ गया, मतलब एक रेखा है AB, ठीक है, P A और B का मध्य बिंदु है, P यहाँ पे है, मध्य बिंदु मतलब क्या समझते हैं, एकदम बीचों बीच में है, तो A का मान 6 5 और B का मान 4 y, मध्य बिंदु कौन है 5 और 6। मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हैं जी आप, क्या जानते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है x1 + x2/2,
और y1 प्लस y2/2। ये होता है ना मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये होता है। ये x से निर्देशांक वाला है, ये y निर्देशांक वाला है। अब हम देख रहे हैं x से निर्देशांक अगर निकालते तो ये हमारा क्या है, ये x वाला है, ये y वाला है। इसका मतलब मध्य बिंदु हमारा x वाला 5 आ रहा और y का मध्य बिंदु कितना है, 6 है। तो कहीं ना कहीं x जो है ये 5 के बराबर है और y जो है ये 6 के बराबर है। क्योंकि अगर आपको सवाल में ये ना दिया होता, ये दिया हुआ ना होता तो आप ऐसे ही बनाते और फिर आपका आंसर कुछ इसी तरह से आता, निर्देशांक के रूप में आंसर आता। लेकिन पहले निर्देशांक दिया हुआ 5, 6, तो जब पहले दिया हुआ तो मतलब ये हमारा x वाला है और ये y वाला है, और यहाँ भी वही फार्मूला x वाला, ये y वाला। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम भी कर देंगे बराबर। चलो बराबर कर देते हैं यहाँ पे देखो। तो पहले एक एक करके यहाँ पे देखते हैं ये किसके बराबर है। ये 5 के बराबर है। x1 प्लस x2, x1 कितना है 6, x2 कितना है 4, 6 + 4 बटे 2, 2 तो 2 लिख दो। तो खैर इससे तो कुछ हमारा हल नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको निकालने क्या बोल रहा है, y का मान निकालने बोल रहा। तो हम y वाला बराबर करें, क्योंकि इससे तो कुछ वैल्यू ही नहीं निकलेगा। इसको कुछ करो मत करो, इसको बनाओ। ये किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है। y1 कितना है जी, y1 आपका 5 है और y2 कितना है, y2 y है, y2 बराबर 6। 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, 5 + y बराबर 6 दूना 12। तो y कैसे निकालेंगे, 12 - 5 कितना आ गया, 7 हमारा आंसर हो गया जी। तो कितना मज़ा आ गया आज का सवाल बनाने में। टाइम तो लगा, देखो मैं आपके लिए पूरा यहाँ पे 1.5 घंटा वेस्ट किया हूँ, ठीक है। ओके 1.5 घंटा मैं आपके लिए टाइम वेस्ट किया हूँ। तो आप भी मेरे ख्याल से इस तरह से मेहनत करो जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कि एकदम इतना देर में वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जितना सारे इंपॉर्टेंट है सब 2020 का, ये 2020 का सेकेंड सिटिंग का, 2020 का फर्स्ट सिटिंग का आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे जाएं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा होगा कि क्वेश्चन बैंक मैथ का, या तो आपके स्क्रीन के लास्ट में आपको दिख रहा होगा 2020 का फर्स्ट, उसमें जाओ क्लिक करो और 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का जरूर देखो। इसके बाद नेक्स्ट मंडे को इसी दिन इसी समय 7 बजे मिलेंगे आपको 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। तो रेडी रहना, कौन कौन रेडी है नीचे कमेंट करना, मजा आया कि नहीं आया नीचे कमेंट करना। और 60 सवाल में ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। 60 सवाल में कितना सवाल बनाए आप लोग, एकदम बिना शर्माते हुए, चाहे 2 चाहे 5 चाहे 20 चाहे 60 के 60 एकदम कमेंट करो, ठीक है। और लाइक तो बिना करे कोई जाना मत, बिना लाइक के कोई जाना मत। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।